प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी, प्रणाम सब। बहुत अच्छा किया आज आपने सेशन रखा आज। भैया मेरे प्रोफाइल पे नाम आ गया क्या? मुझे लगाना नहीं आ रहा है तो मैं सोचा किसको पूछूं। आ गया दीदी, आ गया, दिख रहा है। जी थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया, प्रणाम। प्रणाम भैया। ठीक हो? भैया हम डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग ज्वाइन कर लिए हैं और बाकी बीच में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। भैया आपने लास्ट टाइम बोला था ना कि आपने किचन को पूरा इम्प्रूव किया है और कह सकते हैं कि रिफर्बिश किया है सारा। तो आज का डिस्कशन हमने इसी पर रखा है कि हम अपनी हेल्थ को हमारी किचन या रसोई या खान पान की चीजों से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जो हमारी बैड हैबिट्स हैं किचन से रिलेटेड या खाने पीने की चीजों से रिलेटेड, तो उसमें हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बर्तनों में हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सारे टॉपिक्स आज आपसे कवर कराने हैं भैया। ठीक है रवि भाई, जी बात भैया। करते हैं। ठीक है, तो इस चर्चा को कैसे कहाँ से शुरू करें? मुझे सवालों की बड़ी जरूरत पड़ती है। हाँ भैया, तो बर्तनों से स्टार्ट करते हैं कि सबसे अच्छे बर्तन कौन से रहने चाहिए किचन में, हमें कौन से बर्तन यूज करने चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग स्टील के बर्तन यूज कर रहे हैं। तो हम कैसे मतलब उनको धीरे धीरे अपने स्टील के बर्तनों को हटा के हम कौन से बर्तन लेके आए और किस टाइप के लेके आए जिससे हमें अपने हेल्थ बेनिफिट मिलना चालू हो जाए। ठीक है, तो रसोई की बात पहले बर्तनों से करते हैं वैसे, जबकि रसोई की बात सबसे पहले अग्नि से होनी चाहिए। हाँ भैया, हाँ ठीक है, मुझे पता नहीं था। चलो ठीक है, अच्छी बात है, हम वहां से चालू कर सकते हैं भैया। नहीं, पर एक ही बात है, कहीं से करो कहीं ना कहीं वो सब मिलजुल जाते हैं, आ जाते हैं। प्रणाम भैया और सभी को भाई बहनों को प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को, माता जी, प्रभु जी। तो अग्नि से अगर हम बात शुरू करें तो जो रसोई घर है ना, वो भारत में एक पूरा विज्ञान माना जाता है। एक पूरा अलग तरीके का विज्ञान गृह है वो, जिसको अपने आप में भारत की संस्कृति बहुत पूज्य मानती है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो पुराने टाइम में लोग रसोई घर के अंदर बिना नहाए धोए नहीं जाते थे, और बड़े ही साफ सुथरे होके और फिर रसोई में प्रवेश किया करते थे। फिर जी पहले भैया। पूजा की, चूल्हे की और अग्नि की प्रार्थना होती थी, पूजा होती थी, फिर कहीं जाके आगे का कार्यक्रम शुरू होता था। तो रसोई घर एक ऐसा विज्ञान कहते हैं भारतीय संस्कृति में है, जो ना पहले कभी हुआ ना शायद आगे कभी हो पाएगा। इसको कोई टच नहीं कर पाएगा, इसके अंदर इतना इतना विज्ञान है। और मेजरली स्वाद से ही रिलेट हो जाता है, क्योंकि वो खाने पीने से जुड़ा हुआ स्थान है। और जैसे हमने पहले बात की है कि हम सबके प्रकृति पे, विचारों पे खान पान का दूसरा असर है। पहला मौसम का है, और दूसरा असर जो है वो खान पान का है। तो बहुत बड़ा स्थान है उसका। तो सबसे पहली चीज तो यही समझ में आती है कि वास्तु भी ये बोलता है कि रसोई घर जो है वो आग्नेय कोण में होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है वास्तु की। और आग्नेय कोण का मतलब अग्नि का कोना। तभी आपको वहाँ
अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिल सकता है, अच्छा भोजन पक सकता है ना। फिर उस अग्नि को हम नेचुरल फॉर्म में कैसे लाएं, तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा, तो उसको फिर एक नेचुरल फॉर्म दी कि एक मिट्टी का चूल्हा बनाया जिसके ऊपर हम बर्तन रख सकें। वो चूल्हा उस टाइम पे लोहे का भी बना सकते थे, लकड़ी का भी बना सकते थे, शायद कोई कोटिंग करके कुछ भी, उसकी विज्ञान की कमी नहीं थी। जब नल नील पत्थरों को जोड़ चिपका सकते हैं सिर्फ जड़ी बूटियों से कोई जेल बना के राम सेतु बनाने के लिए, और वो आज तक भी नहीं खुला पानी में पड़े रहने से हजारों सालों से, तो ये सब चीज़ें कोई बहुत मुश्किल नहीं थी भारत के अंदर इनका करना। फिर भी भारत के अंदर एक प्रधानता हमेशा रही है कि जिस भी चीज़ का आप डेवलपमेंट करते हैं, वो कोई भी हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, उसको सबसे पहले ये ध्यान में रखा गया था कि ये नेचर के क्लोज कैसे रहे, कितना हम इसमें नेचर से जुड़ के इसमें काम करें। और फिर उसका एक दूसरा रूप ये था कि जब आप नेचर से जुड़ के उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो फिर आप उस नेचर को इतना सम्मान और इतना आदर करें कि आप उसको भगवान के बराबर रखें, तो इससे नेचर भी सेफ रहता था। तो बहुत बढ़िया विचारधारा थी, बहुत उच्च कोटि की विचारधारा थी हमारे भारत की। तो अग्नि एक स्वरूप है रसोई में जो आपके खाने को भी स्वादिष्ट करता है, और वहाँ पे आपकी जो ऊर्जाएं होती हैं उनको भी वो बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। तो अग्नि का स्वरूप लिया गया कि भाई इसको नेचुरल फॉर्म में कैसे लें, तो चूल्हे में आई, लकड़ी में आई, फिर गौ माता के कंडे वहाँ उपयोग किए गए। फिर बात आती है आपके कि बर्तन कौन से उपयोग किए जाएं भोजन बनाने के लिए। तो अगर हम बर्तनों की बात करें तो हम ये क्रम में देखें कि सबसे खराब बर्तन कौन सा है जो आज के टाइम में सारा समाज यूज करता है। और वो सबसे खराब, और मुझे लगता है शायद बर्तनों के बारे में थोड़ा थोड़ा तो सभी जानते होंगे, क्योंकि आजकल इसके बारे में बहुत बातें इंटरनेट पे भी उपलब्ध हैं, जब से राजीव भाई ने इनके ऊपर रोशनी डाली थी। तो सबसे खराब बर्तन है एल्युमिनियम का। जी भैया, हाँ। अब ये सब जानते होंगे कि एल्युमिनियम का बर्तन सबसे ज़्यादा खराब है, पर वो क्यों खराब है और कैसे खराब है, ये समझना ज़रूरी है। तब हम इस बात को आज का बच्चा मानेगा कि हाँ एल्युमिनियम का बर्तन खराब है। अगर हम सिर्फ ये बोल दें कि नहीं एल्युमिनियम खराब है और सोने का बर्तन बहुत अच्छा है, तो ऐसे कोई नहीं मानता। तो एल्युमिनियम का बर्तन खराब इसलिए है क्योंकि एल्युमिनियम जो मेटल है वो बहुत हैवी मेटल होता है, और वो मेटल इतना हैवी होता है कि उसको ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। मतलब एल्युमिनियम से ऐसी चीज़ें बनती हैं जो बहुत हीट झेल सकें, बहुत तूफान झेल सकें, मतलब टूटे नहीं, जले नहीं। हवाई जहाज एल्युमिनियम से बनते हैं। तो वो एक ऐसा मेटल है, जब उसके अंदर खाना बनाते हैं तो इतनी तो शायद सब लोग समझते होंगे, आप जिस पात्र में भी भोजन बनाएंगे या रखेंगे या उसके साथ उबलेगा, तो उस पात्र के एटम्स और अणु उस भोजन और उस पानी के साथ मिक्स होते हैं जी। हीट के साथ। तो एल्युमिनियम के भी मिक्स होते हैं। तो एल्युमिनियम के जो भी कण उसमें आएंगे आपके भोजन में या पानी में, जब आप उनको लेंगे, तो जब आपके बॉडी में जब वो एल्युमिनियम के कण जाते हैं तो बॉडी में डिपॉजिट होते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होते। वो थोड़ा 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 करके बॉडी में हर जगह डिपॉजिट होते जाते हैं। और जब वो डिपॉजिट होते जाते हैं तो धीरे 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 जब उनकी मात्रा बढ़ने लगती है, तो वो ऑर्गन्स के काम करने की जो प्रोसेस है उसमें वो बाधा बनने लगते हैं, और वहीं से फिर सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। और एल्युमिनियम की तरह ही एक दूसरा खाद्य पदार्थ है जिसको बॉडी कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और वो भी डिपॉजिट होता है बॉडी में, और वो पदार्थ है हमारा चीनी, जो आजकल हम खाते हैं, वाइट शुगर, जो ऑलमोस्ट करीब करीब 10 से 12 प्रोसेस और केमिकल्स के थ्रू रिफाइन की जाती है। वो एक ऐसा प्रोडक्ट है कि वो भी, उसको भी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती ह्यूमन बॉडी, तो वो भी सिर्फ डिपॉजिट होता रहता है बॉडी के अंदर। उसको जहाँ जगह मिलती है वहाँ डिपॉजिट होता रहता है, और जहाँ उसकी तादाद बढ़ने लगती है, जिस ऑर्गन के आसपास उसका डिपॉजिट बढ़ने लगता है, उस ऑर्गन के ऊपर इम्पैक्ट आने लगता है।
और धीरे धीरे वहाँ समस्याएं होने लगती हैं। तो एल्युमिनियम एक ऐसा ही मेटल है और वो इसीलिए खराब है क्योंकि इस बॉडी के लिए अच्छा वही है जो डाइजेस्ट हो सकता है, सीधी सी बात है। जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता वो सब खराब है इस बॉडी के लिए, चाहे आप उसको मेटल के रूप में देखें, चाहे किसी खाद्य पदार्थ के रूप में देखें, किसी भी तरीके से देखें। जो चीज़ डाइजेस्ट होगी वही इस बॉडी को फायदा करेगी और सबसे अच्छा डाइजेशन उसी चीज़ का होगा जो नेचुरल होगी, क्योंकि ये बॉडी के सेल्स नेचुरल चीज़ों को ही समझते हैं, जानते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये तो एल्युमिनियम की बात होगी। अब एल्युमिनियम के आपको बर्तन तो दिखते ही होंगे, आप कहीं भी रेस्टोरेंट, शादी बारात में देखेंगे तो बड़े बड़े भगोने और सब एल्युमिनियम के ही होते हैं। जी भैया। गांव वाले सबसे ज्यादा एल्युमिनियम यूज करते हैं, रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा एल्युमिनियम यूज करते हैं क्योंकि सस्ता आता है। किसको दिख रहा है कि किस बर्तन में बन रहा है खाना? शादी के जी अंदर खाना खाते हैं, किसको पता कहाँ बन रहा है, किस बर्तन में बन रहा है? फिर जितना भी नॉन स्टिकी कुकवेयर जो आता है वो सब एल्युमिनियम बेस्ड है। वो उसके ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती है, वो भी सारा एल्युमिनियम का बर्तन है। जो भी आप नॉन स्टिकी जो भी आप बर्तन लेते हैं तो आपको देखना है कि आप इससे दूर रहें, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस बर्तन है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है जो बर्तन एल्युमिनियम से बेटर है पर फिर भी वो ह्यूमन बॉडी के लिए बेटर नहीं है, उसका भी यूज़ नहीं होना चाहिए, और वो बर्तन है स्टील का। स्टील बनता है निकल और जिंक से, और केमिस्ट्री की आप डिक्शनरी में देखेंगे तो ये दोनों ही पॉइजन है। तो स्टील के अंदर समस्या ये है कि आप जो भी खाना बनाएंगे, रखेंगे, स्टील के उसके अंदर कण जाएंगे तो अल्टीमेटली जिंक और निकल के ही जाएंगे, और वो पॉइजनस हैं। पॉइजनस होने का मतलब वो बॉडी के अंदर जाके ब्लड में मिक्स होंगे, सारे ऑर्गन तक पहुंचेंगे और सारे ऑर्गन्स को धीरे 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 पॉइजन देना शुरू करेंगे। तो स्टील का बर्तन इस वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से, अब आप ये बोल सकते हो कि बहुत बहुत माइक्रो लेवल के कण जाते हैं बॉडी के अंदर बर्तनों के, तो एल्युमिनियम के भी बहुत कम जाएंगे। डिपॉजिट होते होते शायद 50 साल लग जाए। आप कहोगे मुझे तो बुढ़ापे में बीमारी हुई है, सारा जीवन जी लिया, क्या फालतू बातें करते हो, कोई एल्युमिनियम नहीं। ठीक है, स्टील एक स्लो पॉइजन समझ लो आप, जो आप यूज कर रहे हो 50 साल, 60 साल, 30 साल, 40 साल, तब जाके इम्पैक्ट दिखा रहा है। राइट? तो हमारे यहाँ भारत में हर चीज की स्टडी इस लेवल पे की गई थी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आप स्वस्थ जिंदा हो, और वो स्वास्थ्य इसलिए जरूरी है जिससे आप भगवान की प्राप्ति कर सको और मोक्ष को जा सको। अगर आप अपने शरीर से ही परेशान हो तो आपसे भक्ति नहीं हो पाएगी, ये किसी भी रूप में पॉसिबल नहीं है। आज भी अगर आपको पता चलेगा कि आपको दर्द हो रहा है तो आप भजन नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे भारत के अंदर हर चीज की जो डेवलपमेंट की गई वो इस हिसाब से की गई कि आप जब तक अपनी सांसें लें, स्वस्थ होके लें, जिससे आप अपना भक्ति मार्ग या मोक्ष का मार्ग पूर्ण तरह से उसको पा सकें और उसके लिए करते रहें। तो इसलिए ये रूप की वजह से हमारे यहाँ ये नहीं देखा गया कि भाई स्लो पॉइजन है, चलने दो, 50-60 साल 70 साल मरना तो है। ये हमारे कल्चर में नहीं है, ये हमारी साइंस में नहीं है। उसके बाद जो आपके लिए बेस्ट बर्तन आता है वो आता है लोहे का। लोहे का बर्तन बहुत अच्छा बर्तन है। जो बिल्कुल ही गरीब लोग हुआ करते थे समाज के अंदर, वो लोहे का बर्तन यूज करते थे। और लोहे के बर्तन में भी जब खाना बनता है तो आयरन के कण जाते हैं बॉडी के अंदर, और बॉडी को आयरन की जरूरत होती है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो आज जी भी भैया। अगर आप लोहे का बर्तन रेगुलर यूज नहीं भी करते हैं तब भी मेरी ये रिकमेंडेशन है सबको कि आप 15 दिन 20 दिन के अंदर एक बार खाना लोहे के बर्तन में बना के जरूर खाएं, या हफ्ते में एक बार खाएं, या 2 हफ्ते में एक बार खाएं। तो जिससे आपके फैमिली मेंबर्स में जिसमें भी आयरन की डिफिशियंसी होगी वो धीरे धीरे पूरी होने लग जाएगी। आपको किसी आयरन के टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये रूटीन या ये शेड्यूल बन जाए कि हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में हम एक बार लोहे के बर्तन में खाना बना के खाएंगे, ये आपकी पूरी आयरन डिफिशियंसी को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, उसके बाद बर्तन आता है पीतल का। पीतल का बर्तन आपका
बहुत अच्छा बर्तन है खाना बनाने के लिए भी और खाना रखने के लिए भी। आप देखोगे जो मिडिल क्लास फैमिलीज हुआ करती थी 2 जनरेशन पहले, उनके घर में सारे बर्तन पीतल के हुआ करते थे। बड़ी बड़ी कलसाएं जिनमें पानी भर के रखा जाता था, पानी स्टोर करना, खाना स्टोर करना, वो सब पीतल के बर्तनों में होता था। पीतल के बर्तन के अंदर एक खास बात ये होती है कि उसका जो अंदर का हिस्सा होता है, पीतल के अंदर बहुत सारी जैसे खटाई की जो चीजें होती हैं वो जल्दी खराब हो जाती हैं। तो पीतल के बर्तन के अंदर आप खाना बना के रख नहीं सकते हैं ज्यादा देर तक, उसको आपको किसी दूसरे बर्तन में स्टोर करना होगा। और खाना अगर खाना भी है पीतल के बर्तन में तो भी आपको उसमें ज्यादा समय आप उसको नहीं रख सकते। तो उसके लिए एक ऑप्शन हमारे यहाँ निकाला गया कि उसके अंदर एक कलई की जाती है पीतल के बर्तन के अंदर। शायद बहुत से लोग जानते भी हो इसको। वो एक सिल्वर कलर की कोटिंग होती है और वो कोटिंग अलग अलग क्षेत्रों के अंदर शायद अलग अलग चीज की होती है, पर जो सबसे बेस्ट कलई होती है वो एक बंग भस्म आती है, उसकी कलई सबसे बेस्ट बोली जाती है। क्योंकि कलई करने का मतलब क्या है कि, और वो जो बंग भस्म की कलई होती है ना, वो जब खाना बनता है उसके अंदर या आप खाते हैं उसके अंदर, तो उसके कण भी आपकी बॉडी में जाते हैं और उसके कण आप ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। वो इतना फायदा करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आप अगर पीतल के बर्तन का उपयोग करें तो कलई जरूर करवाएं। सारे पीतल के बर्तन के अंदर जो भी बर्तन आपके पास है उसमें कलई अवश्य कराएं, और बंग भस्म की कलई मिल जाए तो सबसे अच्छी। आजकल थोड़ा मुश्किल है कलई मिलना भी, और करने वाले भी नहीं बचे, पर बंग भस्म की मिले तो बहुत कलई करना मतलब भैया, हेलो, मतलब हाँ, ये कलई क्या हुआ भैया, मैं नहीं समझ पाया। कलई पीतल के बर्तन में अंदर की तरफ एक कोटिंग करी जाती है, एक जो थोड़ी सी भस्म जैसे कलर की दिखती है, ग्रे कलर की। अब उसको हमारे तरफ तो कलई बोलते हैं, पीतल के बर्तन के अंदर कलई करते हैं। भैया किस चीज की होती है वो अलग अलग चीजों की होती है। जैसे मैं एक बता रहा हूँ कि एक बंग भस्म आती है, बंग भस्म होती है वो कलई। आवाज कट गई आपकी, एक बार दोबारा बोलोगे? बंग भस्म, अच्छा अच्छा। बंग भस्म आती है, उसकी होती है कलई। बाकी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग चीजों की भी कई कई की वो कलई होती है। ये तो आपको पता चल जाएगा, किसी पुराने बर्तन वाले के पास अगर पता करेंगे तो पता चलेगा। तो वो कलई भी क्या है कि हर थोड़े थोड़े दिन के अंदर खाना बनने से, खाने से, बर्तन धुलने से निकलती है। तो उसको भी हर 4-6 महीने में बार बार कराना होता है। तो पीतल के बर्तन बिना कलई के उपयोग में ना लें, कलई करके ही उपयोग में लें, उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। ठीक है ना। इसके बाद जो और भी अच्छा बर्तन आता है वो आता है कांसे का। कांसे के बर्तन के अंदर आप खाना पका भी सकते हैं, खाना रख भी सकते हैं और खाना खा भी सकते हैं। बहुत अच्छा बर्तन है। 98-97% उसके अंदर पोषकता बचती है खाना बनाने से, और वो ऑलमोस्ट मिल जाती है बॉडी को। पर कांसे का बर्तन थोड़ा कॉस्टली आता है, तो शायद हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। पर अगर जो कर सकते हैं वो कांसे के बर्तन का भी उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद बर्तन आते हैं आपके सोने चांदी के। और दोनों का पर्पस अलग है। चांदी अलग तरीके से अलग समय में और अलग चीज़ों के लिए उपयोग की जाती है। सोने के बर्तन अलग तरीके से उपयोग की जाती है। सोने के बर्तनों में भी आप खाना बना सकते हैं, पर इतना करना थोड़ा मुश्किल रहा है हमेशा से लोगों के लिए। तो लोग प्रेफर करते थे कि सोने के बर्तनों में खाएं। जो अच्छे सेठ साहूकार हुआ करते थे किसी ज़माने में, तो एटलीस्ट भोजन का जो परोसन होती थी वो सोने के बर्तन में होती थी। सोना आयुर्वेद के रूप में भी बहुत बहुत यूज़फुल होता है।
और दोनों की स्वरूप अलग अलग है। सोने की तासीर गर्म होती है, चांदी की तासीर ठंडी होती है। तो जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं, जैसे आप खीर अगर अच्छी बना के खाएंगे और चांदी के बर्तन में खाएंगे तो उसका स्वाद बहुत डबल हो जाता है, वो बहुत स्वादिष्ट लगती है। शरद पूनम की रात पे जो खीर रखी जाती है चंद्रमा की रोशनी में, उसको चांदी के बर्तन में रखें तो चांदी के बर्तन में रखने से उसकी गुणवत्ता डबल हो जाती है। तो इस तरह का स्वरूप है इनका। और जो सबसे उत्तम कोटि के बर्तन जो माने जाते हैं वो हैं मिट्टी के, सबसे सस्ते और सबसे उत्तम, क्योंकि उनके अंदर खाना बनाते समय, खाते समय सारे भोजन की पोषक तत्व 100% उपलब्ध रहते हैं, वैसे के ही वैसे, और आपके को पूरी बॉडी को पूरा 100% पोषकता मिलती है आपके खाने से। और मिट्टी का बर्तन सबसे सस्ता आता है, टूट भी जाता है तो बायोडिग्रेडेबल होता है, नेचर को नुकसान नहीं करता। आप कहीं भी उसको नदी, पानी, खेत खलिहान में डाल सकते हैं, वापस मिट्टी में मिल जाएगा। और हर 6 महीने के अंदर मिट्टी के बर्तनों को बदल लेना चाहिए, जिसमें खासकर आप खाना बनाते हैं। 6 महीने के बाद उनका बदल जाना ठीक रहता है, क्योंकि उनके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी के, वो कम होने लगते हैं हीट के कारण उपयोग में करते करते। और आज भी आप मिट्टी के बर्तन यूज कर सकते हो, मैं करता हूँ अपने घर के अंदर। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मिट्टी का बर्तन गैस पे काम नहीं करता। मिट्टी का बर्तन गैस पे भी आप रख के बना सकते हो, काम करता है। मिट्टी की खासियत एक ही है कि मिट्टी के बर्तनों में जब भी भोजन बना है हमेशा धीरे धीरे बनता है, क्योंकि मिट्टी ऊष्मा की कुछ अलग होती है। और धीरे धीरे भोजन बनना ही हमारी रसोई के विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सारे शास्त्र, सारे ऋषि मुनि, सारे वैज्ञानिक हमारे हमेशा से यही बोलते रहे कि भोजन को हमेशा धीमी आंच पे ही पकाएं। तो मतलब आप मिट्टी का बर्तन जिसमें ऑलरेडी धीमे ही पकेगा और ऊपर से धीमी आंच, तो मतलब आपका भोजन बहुत धीरे पकना चाहिए। अच्छा, पकना और भोजन का उबलना, ये दोनों अलग अलग स्टेज हैं। कुकर के अंदर जब आप खाना बनाते हो तो कुकर के अंदर खाने के ऊपर नीचे से हीट और ऊपर से स्टीम इकट्ठे हो जाने की वजह से भोजन के ऊपर दोनों तरफ से दबाव पड़ता है और सारे भोजन के मॉलिक्यूल्स फट जाते हैं। फटकने के बाद वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि भोजन पक गया। वो भोजन पकता नहीं है। और अगर आप उसी खाने को भगोनी में या किसी बर्तन में रख के उबालते हैं, उसको बॉईल देते हैं और फिर उतार लेते हैं, तो वो बॉईल हुआ है, वो अभी भी पका नहीं है। पकने का मतलब होता है कि आपके उस भोजन का उस फॉर्म में आ जाना जिस फॉर्म से उसके सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को इजी डाइजेस्टेबल फॉर्म में मिलेंगे और 100% पोषकता के साथ मिलेंगे। उस स्टेज को, उस भोजन की स्टेज को कहते हैं कि आपका भोजन पक गया। और ये पकना जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है जब आप खाने को आंच के अंदर, धीमी आंच के अंदर रख के सूरज की रोशनी में और खोल के पकाएंगे, मतलब उसका ढक्कन ना लगाएं। और उसी प्रोसेस के अंदर ये भोजन बहुत अच्छे से और सही तरीके से पकता है। आप आराम से भोजन को मिट्टी के बर्तन में रख दो, बाकी के फिर अपने और काम करो घर के। अब दाल को चाहे आधा घंटा लगे, चाहे 45 मिनट लगे, चाहे 1 घंटा लगे पकने में, आप उस 1 घंटे में बाकी के काम भी कर सकते हो घर के। पर वो जब पकेगा वो भोजन, तो आपके लिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स ला के देगा। तो जो मिट्टी का बर्तन है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का बर्तन होता है, उसको सबको यूज़ करना चाहिए। और उसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा है कि अगर आप मिट्टी के बर्तनों का ही खाना उपयोग में लाते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि 1 साल के ऊपर होते ही आपके फैमिली के अंदर से सारी बीमारियां अपने आप चली जाएंगी। किसी को भी कोई भी बीमारी होने दीजिए, किसी भी लेवल की बीमारी होने दीजिए, 1 साल के बाद आप देखेंगे कि सारे फैमिली मेम्बर्स की डिजीज के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। और ये कारण सिर्फ मिट्टी की वजह से है।
और आप लोगों को अगर याद हो तो लास्ट किसी सेशन में हम लोगों ने जब एनर्जीज की बात की थी तो हमने ब्रह्म ऊर्जा की और क्रिया ऊर्जा की बात की थी। और ब्रह्म ऊर्जा की जब हमने बात की थी तो ये बात की थी कि ब्रह्म ऊर्जा हमको मिट्टी से ही आती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी उसको डायरेक्ट अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, कंज्यूम नहीं कर सकती। तो सन से आती है ब्रह्म ऊर्जा, उसको मिट्टी अब्जॉर्ब करती है और मिट्टी से वो भोजन के अंदर आती है हमारे। और फिर जब आप उस भोजन को मिट्टी के ही पात्र में पकाते हैं तो आपको ब्रह्म ऊर्जा के रूप में भी बहुत अच्छे तरीके से वो आपको मिलती है। तो बाकी सारे बर्तनों में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा जो बर्तन है वो मिट्टी का ही। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज पूछो, आप सवाल पूछो, बात करो मुझसे, तो ये सेशन अच्छा होते हैं। मैं साइलेंटली ऐसे बोलते नहीं रह सकता। प्रणाम भैया, चीनी मिट्टी के बर्तन को किस में लेंगे? मिट्टी के बर्तन में ही लेंगे? हाँ, चीनी मिट्टी का बर्तन भी मिट्टी में ही आता है, पर वो एक अलग तरह की मिट्टी है, तो उसका यूज अलग तरीके से होता है। मतलब उसके अंदर आप खाना बनाना प्रेफर नहीं करते, उसके अंदर आपको कोई बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलते नहीं हैं चीनी मिट्टी के अंदर। तो चीनी मिट्टी आई भी बहुत बाद में थी, तो उसका आप यूज स्टोरेज के लिए कर सकते हो। मशीन पे बने हुए बर्तन होते हैं मिट्टी पे, उसके और हाथ के बने बर्तन में कोई डिफरेंस आता है? देखिए, डिफरेंस तो पक्की बात है आता है, पर इस कलयुग के अंदर वो डिफरेंस नेग्लिजिबल हो गया है। क्योंकि आप दाल चावल घर में चम्मच से खाएं और अपने हाथ से खाएं, डिफरेंस तो है। जब लोग इस लेवल के ऊपर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई नहीं, हम चम्मच से नहीं खाएंगे, हम हाथ से ही खाएंगे हमारा भोजन, और कहीं भी हम हो वहाँ खाएंगे, तो आप उस फर्क को महसूस कर सकते हैं कि आप चम्मच से, छुरी कांटे से खाना खाएं और एक अपने अच्छा हाथों से खाएं, तो फर्क तो आता है, पर वो बहुत माइक्रो लेवल का है। आज के टाइम में उसको कोई इतना महत्व तो नहीं देता और इतना कोई उसकी डिफरेंस समझ भी नहीं सकता है। क्योंकि मिट्टी के बर्तन हाथ से बने हुए तो मिलते ही नहीं है। नहीं मिलते हैं, आज भी मिलते हैं हाथ से बने हुए। साइड नहीं मिलते भैया। मिलते हैं बहन, ढूंढने पड़ते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैंने ये अपनी ये सब रिसर्च के साथ साथ इन चीज़ों में भी बहुत मेहनत की है। क्योंकि जब मुझे पता चलता था तो फिर मुझे वो अरेंज भी करना होता था, और मुझे पता है मुझे कितनी मुश्किल हुई है चीज़ें अरेंज करने में। पर ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि मिली सब है मुझे, मेहनत बहुत लगी है, परेशान बहुत हुआ हूँ, पर मिला सब है। ऐसा अभी तक नहीं हुआ कि मिला कुछ नहीं। ये मिट्टी के कुकर आते हैं तो ये सही है खाना पकाने के लिए? नहीं, कुकर किसी भी रूप में अच्छा नहीं है, क्योंकि कुकर का कंसेप्ट गलत है। मैंने कहा ना, भोजन खुले हुए बर्तन में बनाना ही अच्छा होता है। कुकर तो उसको बंद कर देता है, उसके अंदर प्रेशर जनरेट करता है। ठीक। भैया बनाने के बाद फिर हमें खाने के लिए जो अच्छे बर्तन आपने बनाए बताए वो तो या तो कांसे का बताया या फिर पीतल का बताया, अगर जिसमें हम लेके फिर ग्राइंड कर सकते हैं भोजन को। आप मिट्टी के बर्तन में भी खा सकते हैं, मिट्टी का अच्छा। बर्तन तो सबसे ही बेस्ट है। आप, और मैं तो कहता हूँ खाने के लिए कितनी देर लगती है, 10 मिनट। आप केले के पत्ते पे भी खा सकते हैं। पहले उत्तर भारत में पत्तलें चलती थी, वो बड़े बड़े पत्ते की जो अटैच करके 3 पत्तों को बनाते थे, हाँ जी भैया, हाँ। आप उसमें खा सकते हैं। ला, लाश के पत्ते ही बोलते हैं उनको। हाँ, पलास के पत्तों पे भी बनती थी। जी। और अलग एक अलग। तांबुल भी आता है। हाँ, तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं, और आप बर्तन प्रयोग करना चाहें तो
कांसे का है, और पीतल का बर्तन कलई के साथ ही उपयोग करें, उसमें कलई होना जरूरी है, तो अच्छा फायदा करता है। वरना आप कांच के बर्तन में भी खा सकते हैं, पर मिट्टी का अच्छा है, सस्ता भी मिलता है और उपयोगी भी सबसे ज्यादा है। भैया दूध उबालना किसमें सबसे अच्छा होता है? मिट्टी का बर्तन में। अच्छा, वो भी स्लो प्रोसेस में कितनी देर उबालना चाहिए दूध? दूध का जो उबालने का प्रोसेस है वो तो आप ये समझ लो कि जब उसके अंदर अच्छा आपको बॉयल दिखने लगे तो दूध उबल जाता है, क्योंकि दूध में पकने जैसी स्टेज कुछ नहीं होती है। दूध को अगर आप पकने की स्टेज में ले जाएंगे तो फिर तो उसके अंदर से अच्छी मोटी मलाई उतरने लगेगी। तो दूध भैया पर दूध नीचे लग बहुत जाता है, उसमें से फिर जलने की बदबू बहुत आती है। नहीं, आप धीमी आंच पे बनाइए, और जिस बर्तन में वो लग जाता है वो बर्तन फिर सही नहीं है मिट्टी का। नहीं, वो हांडी है, हम तो हांडी लेके आए। हाँ, वो कुम्हार से आपको पूछना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, अगर कुम्हार अच्छा है, ऐसी दुकान वाला नहीं है तो। क्योंकि वो बर्तन गड़बड़ होता है, जिसमें दूध आपका चिपक जाए वो आप समझो वो मिट्टी का बर्तन सही बना नहीं है दूध के लिए। अच्छा। अच्छा, मतलब ये पकड़ में आ सकती है कि मिट्टी का बर्तन सही है या नहीं। हाँ, धीमी आंच पे आप आराम से दूध पकाएंगे, कभी नहीं लगता है। भैया एक और बात की, जैसे गुरुजी हैं हमारे, तो वो लकड़ी के बर्तन में जीमते हैं खाना, तो वो कौन से बर्तन रहते हैं? नहीं, दूर से ऐसे लगता है कि लकड़ी के हैं। हाँ, लकड़ी के बर्तन में भी आप खा सकते हैं। लकड़ी के बर्तन आपके नीम के भी बनते हैं, आपके लकड़ी के बर्तन बबूल के भी बना करते थे, पर उनका ज़्यादा मतलब गृहस्थ आश्रम में जो रसोई घर में जो उपयोग होते हैं हमारे और आपके जीवन में, लकड़ी के बर्तनों के बारे में ज़्यादा चर्चा कहीं है नहीं। अब संत लोग करते हैं, क्योंकि वो कोई सोना कांसे के बर्तन तो यूज़ करेंगे नहीं, तो पत्तल या लकड़ी या ऐसा ही कुछ उपयोग करते हैं। जैसे हम चकला इस्तेमाल करते हैं वो लकड़ी का भी होता है और मार्बल का भी होता है, तो मार्बल का सही रहता है? हाँ, मार्बल का सही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मार्बल से भी बेहतर जो पत्थर का चकला होता है, मतलब जो पहले चिकने पत्थर आया करते थे, लाल पत्थर, वो ज़्यादा अच्छा तो बेहतर होता है। मार्बल तो क्या मार्केटिंग के रूप में आ गया कि आपकी रसोई में काले ग्रेनाइट पे वाइट चकला बहुत सुंदर लगेगा। हाँ, पर वो पत्थर के तो आजकल कहीं दिखाई नहीं देते। हाँ, तो फिर लकड़ी का बेहतर है। लकड़ी का बेटर है। ठीक है। ठीक है, अगर अब हम इससे आगे बढ़ेंगे ना, तो हमारे रसोई के अंदर जो इस बर्तन के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हैं हमारी औषधियाँ, जिनको हम आजकल मसाले बोलते हैं। हम्म। तो हमारे भारतीय संस्कृति में ये सब मसाला वर्ड हिंदी या संस्कृत वोकेबुलरी का नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से आया है, कौन सा आक्रांता इसको लेके आया था, पर ये हमारी हिंदी और संस्कृत वोकेबुलरी का वर्ड नहीं है। हमारे यहाँ तो इन सबको रसोई में औषधि बोला जाता था, जैसे हल्दी औषधि, जीरा औषधि, अजवाइन औषधि, दालचीनी औषधि। तो इनको सबको एक तरीके से औषधि का ही रूप माना जाता था, क्योंकि इनको रसोई में भोजन में इंक्लूड भी इसलिए किया गया, जिससे आप जो भी भोजन पकाएं उसके अंदर जैसे जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना कि आप उड़द की दाल पकाते हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी हींग जरूर डालते हैं, है ना। उसका कारण क्या है कि उड़द की दाल गरिष्ठ होती है, तो हींग उसको थोड़ा पचने में, डाइजेस्ट करने में सपोर्ट करती है। तो इस वजह से इन सारी औषधियों का उपयोग हमारी लाइफ में, अब जैसे हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज और उपचार इन औषधियों से कर सकते हैं, पर जब हम उपचार के रूप में इनका प्रयोग करते हैं तब तो ये बिल्कुल ही औषधि हो जाती हैं।
और इन्हीं औषधियों को जब हम थोड़ा थोड़ा एक एक चुटकी दो दो चुटकी रोज भोजन में लेने लगते हैं तो ये प्रिवेंटिव हो जाती है हमारे लिए कि आपके उस रोग की स्थिति को आने ही नहीं देंगी। जैसे फॉर एग्जांपल टॉन्सिल्स जो होते हैं, मैंने शायद बताया भी था इसका उपचार। टॉन्सिल्स की सबसे अच्छी दवा है हल्दी, और किसी को किसी भी लेवल का कितने भी साल पुराना टॉन्सिल हो 3 डोज के अंदर वो ठीक हो जाता है। इतना हाई इम्पैक्ट मेडिसिन है ये। और हल्दी बेस्ट काम करती है थ्रोट के लिए। गले की कोई भी समस्या होने दो, हल्दी उसके लिए सबसे उत्तम उपचार है। भैया हल्दी को क्या करना है? उसके बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं माता जी लेने के। अब जिस रोग के लिए आप उसको लेंगे उस रोग में अलग तरीके से होती है। नहीं, टॉन्सिल के लिए क्या करना होगा? टॉन्सिल के लिए उसके 3 डोज लगते हैं। आप एक चौथाई हल्दी पाउडर चम्मच लेके आपको सीधा गले में डालना होता है। अच्छा। और हफ्ते में 3 दिन लगातार नहीं डालना है, आप एक एक दिन छोड़ के डाल सकते हो, 1-2 दिन छोड़ के। और उसको मतलब उसको लगा के सो जाना है? आपको एक तो उसको सीधा गले में डालना है, जीभ पे नहीं लेना है, मुंह में नहीं लेना है। और गले में उसको डालने के बाद सो जाना है चुपचाप। उसके बाद ना अच्छा। बात करना है, ना पानी पीना है, ना खाना खाना है, कुछ भी नहीं करना है। तो हल्दी जो होती है वो लार के साथ मिक्स होके गले के ऊपर फिर काम करती है। तो ये टॉन्सिल के लिए उसका ये तरीका है लेने का। और अगर आप इसी हल्दी को बचपन से ही बच्चों को दूध के अंदर 2 चुटकी हल्दी डाल के और उसको बॉईल करके दूध के साथ, दूध जब हम यहाँ बोलेंगे ना हम तो देसी गौ माता का ही दूध ही बोलेंगे। किसी भी डेयरी प्रोडक्ट की हम बात करेंगे तो आप समझ लो देसी गौ माता का ही है। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो डेयरी प्रोडक्ट सबको बंद कर देने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, वो नुकसान करेंगे। दिनेश भैया जी हेलो। हाँ जब जी। हल्दी अगर यूज कर रहे हैं, अगर यही मिक्स में पिसी हुई तो वो इतना रिजल्ट नहीं देगी। किसमें? मिक्सी में अगर पिसी हुई है या चक्की से पिसी हुई है तो देखो, चक्की से मशीन से पिसी हुई कोई भी चीज रिजल्ट नहीं देती है ज्यादा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमारा जो देश है ये वात प्रधान देश है। तो यहाँ जो भी प्रोसेस होती है, चाहे किसी चीज को पीसने की हो या डांस की हो या कुछ भी हो या गाड़ियों के चलने की हो, हमेशा से हमारे यहाँ प्रोसेस स्लो ईजाद की गई, इन्वेंट की गई। आपको स्लो 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 ही सब करना है। आटे की चक्की भी स्लो चलेगी, हल्दी भी स्लो ही पिसेगी, बैलगाड़ी भी धीरे ही धीरे चलेगी, कथक और भरतनाट्यम भी छोटे छोटे धीरे धीरे स्टेप में ही होंगे। जहाँ आपने स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ाते ही वात बढ़ेगा और वात बढ़ते ही उसके पोषक तत्वों की हानि होने लगेगी, क्योंकि वात बढ़ता है तो हीट बढ़ती है। तो आप जब मशीनों के अंदर चीजें पीसते हैं, मिक्सी में पीसते हैं या बड़ी मशीनों पे मसाले पीसते हैं, कारण ही ये है। आप देखो आटा पिसवाने जाते हो, चक्की पे आटा कितना गर्म हो जाता है, आप उसको टच नहीं कर सकते, इतना गर्म हो जाता है आटा। और वो गर्म जो होता है वो वात के कारण होता है, क्योंकि स्पीड में जब पिसता है तो हीट बढ़ती है, हीट बढ़ने मतलब वात बढ़ता है, वात बढ़ता है तो उसके सारे पोषक तत्वों को वो खत्म कर देता है। तो ये हर किसी के साथ है, अकेले हल्दी के साथ नहीं। इसीलिए हमारे देश के सारे प्रोसेस धीरे धीरे थे। वो खल्लड़ में खड़े होके कूदते रहती थी माताएं बहनें, धीरे 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 हर मौसम से पहले उसके हिसाब के औषधियों की तैयारी शुरू हो जाती थी। यही तरीका था ना। तो इसीलिए भैया, जी ये जो हल्दी जैसे आपने कहा टॉन्सिल के लिए, तो ये क्या थायराइड में भी काम कर सकता है साथ में? बिल्कुल करता है, गले की हर समस्या के लिए काम करेगा, पर हर चीज का तरीका अलग हो जाता है औषधि का। जैसे थायराइड के लिए तरीका अलग है लेने का, थायराइड के लिए जैसे सॉरी टॉन्सिल के लिए तरीका अलग है, थायराइड के लिए अलग हो जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए अलग हो जाता है, उसके डोजेस चेंज हो जाते हैं, उसके कॉम्बिनेशंस बदल जाते हैं। तो थायराइड के लिए क्या है? थायराइड के लिए मुझे पता नहीं माता जी, क्योंकि मुझे सारा ज्ञान अभी तक हुआ नहीं आयुर्वेद का। मुझे अभी सिर्फ इतना पता है कि हल्दी
इसका जो बेस्ट यूज मैं करता हूँ पेशेंट्स के लिए वो थ्रोट के लिए ही करता हूँ, मतलब मेजरली टॉन्सिल्स या थ्रोट इन्फेक्शंस। थायराइड के लिए फिर अलग है, थायराइड के लिए आपके लिए धनिया सबसे अच्छा काम करता है। हाँ, तो धनिया का पानी तो पता है, मुझे लगा जब ये टॉन्सिल में काम कर सकता है तो भैया शायद थायराइड में भी काम करेगा, क्योंकि वो भी गले से ही है, इसीलिए मैंने पूछा आपसे। मैंने आपको बताया थायराइड में भी काम करता है, पर वो उसका कॉम्बिनेशन क्या है वो मुझे नहीं पता, मतलब उसका डोज क्या बनेगा। मैंने टॉन्सिल में आपको डोज बताया 1/4 स्पून ही आपको हल्दी देना है। यहाँ डोजेस का बहुत बड़ा रोल होता है आयुर्वेद के अंदर। हाँ जी। उसका डोज क्या बनेगा, उसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, उसको कैसे लिया जाएगा, वो तरीका अलग होता जाता है। औषधि तो एक ही रहती है जी। तो थायराइड के लिए धनिये का उपयोग सबसे अच्छा बताया गया है, और धनिया चाहे हरा हो चाहे सूखा हो, कोई भी धनिया चलता है। और उस धनिये की चटनी बना के रात में 1 गिलास पानी में बॉईल करके उसको छोड़ना है, और सुबह उस 1 गिलास पानी को खाली पेट पी लेना है, और उसको चटनी को भी साथ में ले जाना। कई बार लोग सवाल पूछते हैं भाई सूखे धनिये की चटनी कैसे बनेगी, तो हम कहते हैं भाई सूखे धनिये को पानी में भिगो लो थोड़ी देर और फिर उसकी चटनी बन जाएगी। अच्छा, मतलब रात को ही बॉईल करके रखना चाहिए? रात में उसकी चटनी बनाना है, उस 1 चम्मच चटनी को 1 गिलास पानी में डालना है, उसको थोड़ा उबालना है और फिर उसको रख देना है, फिर सुबह उठ के उसको खाली पेट पीना। ठीक है, तो एग्जाम्पल हल्दी का मैंने इसलिए दिया कि जब हम उसको औषधि के रूप में काम में लेते हैं तो 3 डोज में आपका टॉन्सिल ठीक कर सकती है। पर आप उसको अगर बचपन से ही अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा 2-2 चुटकी दूध में डाल के और बॉईल करके पिला रहे हैं रोज रात में, तो उस बच्चे को कभी लाइफ में टॉन्सिल होगा ही नहीं। आजकल छोटे छोटे 4-4 5-5 साल के बच्चों के टॉन्सिल्स के ऑपरेशन हो जाते हैं। हाँ, अभी दिनेश भैया जी। अभी क्या है, जैसे कि धनिया आता ना इस सीजन में, तो हमने अभी देखा था कि जैसे कि हमने खेत में धनिया रख रखा था, तो जैसे कि धनिया पूरा साबुत जब होता तो वो उगता नहीं है, उसको 2 टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ता है। हाँ, उसको बुआई करने के लिए तो वो तोड़ना। हाँ, अब उसको चींटी ने क्या करा, अपने बिल में ले जाने के लिए उसको 4 टुकड़े कर दिए। 4 टुकड़े होने के बाद वो उगता नहीं है, उसमें अंकुरण नहीं होगा। 2 टुकड़े हुए तो अंकुरण हो जाएगा, और 4 हो जाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि चींटियां जब लेके जाती थी तो हमने देखा था उनको। करेक्ट। ठीक है, तो ये बात तो करते करते 2 चीज़ों की निकल आई। और देखिए कॉम्बिनेशंस हर औषधि के आयुर्वेद में बहुत हैं। ठीक है, रसोई घर से इन औषधियों से आप और हम अपनी ऑलमोस्ट 80-85% बीमारियों को क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बाकी के 10-15% के लिए वैद्यों की ज़रूरत होती है, और वो उस लेवल पे जो वैद्यों की ज़रूरत होती है वो फिर जड़ी बूटियों के विज्ञान में जाते हैं। जड़ी बूटियों का विज्ञान थोड़ा सा और भी जटिल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर डोजेस जो होती हैं उसके इम्पैक्ट बहुत हो जाते हैं। तो इसीलिए वो लोग जड़ी बूटियों का खुद बना के अपने हाथ से देते हैं डोजेस, पुड़ियाँ या जो भी देते हैं वैद्य। क्योंकि जड़ी बूटियाँ जैसे मैं आपको बताऊं, आप बात करेंगे अश्वगंधा की, पहले भी हम इस पर बात कर सकें। अश्वगंधा जो है वो आयुर्वेद का स्टेरॉइड है, और आज भारत में उसको लोग ऐसे ही उठा उठा के खा रहे हैं, कैप्सूल दवाइयाँ ला ला के। अश्वगंधा, शिलाजीत, ये सब स्टेरॉइड हैं। ये दोनों आयुर्वेद में इनको आप स्टेरॉइड की श्रेणी में रख सकते हैं। तो स्टेरॉइड का मतलब आप इनको ऐसे ही नहीं ले सकते, आपको वैद्य की जानकारी के साथ ही इनको लेना चाहिए। किस स्थिति में, किस प्रकोप में, वो वैद्य ही आपको बता सकते हैं। आप इनके लायक नहीं है कि मन में आया जाके उठा लाए कैप्सूल अश्वगंधा के और खा लिए। और इसीलिए समस्याएं फिर बढ़ती हैं, फिर लोग आयुर्वेद को बुरा बोलते हैं। जानकारी के अभाव में
ऐसा थोड़ी है कि आपका मेडिकल साइंस ऐसा है कि आप कुछ भी उठा के और पीस के खा लोगे, और दूसरा मेडिकल साइंस ऐसा है कि नहीं, आप बिना डॉक्टर के पीछे 2 टैबलेट भी एक्स्ट्रा नहीं लोगे। ऐसा क्यों? ये तो बहुत छोटे छोटे कॉमन सेंस वाली बातें हैं ना, जो नहीं पढ़ाई गई हैं, फिर भी आदमी को समझ में आ जानी चाहिए। साइंस, मेडिकल साइंस तो मेडिकल साइंस है, पर हमारे यहाँ बहुत सारे लेवल हैं। तो एक रसोई का लेवल है जहाँ से हम अपनी 80-85% डिजीज को क्योर कर सकते हैं, और वो भी प्रिवेंटिव वे में। अगर हम उनको खाने के साथ भी इन औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमको शायद वो डिजीजें आए ही ना, है ना। ऐसे ही जीरे का सबसे अच्छा उपयोग होता है आपके पेट के लिए। पेट में फूड पॉइजनिंग हो जाए, पेट में मरोड़ हो जाए, पेट में कोई भी समस्या हो जाए, दर्द हो जाए, लूज मोशंस लग जाएं, कुछ भी हो जाए पेट के अंदर, आप जीरा लो 1 चम्मच और उसको सौंफ की तरह चबा चबा के खाओ बहुत अच्छे से। मतलब कम से कम 25-30 मिनट लगते हैं 1 चम्मच जीरा को, अगर आप अच्छे से चबा के खाते हो। उसका रस जाना चाहिए पेट के अंदर। आप देखोगे मैंने मैक्सिमम 1 डोज में भयंकर से भयंकर लूज मोशन बंद होते हुए देखे हैं, और अगर 1 डोज में नहीं होते तो 2 डोज में मैंने देखे हैं कि उसके बाद मोशंस नहीं होते, लूज मोशंस किसी को, कितना भी सीवियर लूज मोशन होने में। जीरे में भी एक रेगुलर जीरा आता है, एक शाही जीरा आता है और एक काला जीरा आता है। काला जीरा जो होता है उसके औषधि गुण बहुत ज्यादा होते हैं। अगर उसको आप लेंगे तो रिजल्ट्स आपको और भी तुरंत देखने के लिए मिलते हैं। मैंने काले जीरे से लार्ज इंटेस्टाइन के 6 से 7 mm के अल्सर को ठीक होते हुए देखा है, वो भी सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर। तो ये मंगरेला ही है काला जीरा ना? जी, काला जीरा को ही मंगरेला बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? सुनाई नहीं दे मुझे। एक मंगरेला होता है ना, काला ही होता है, उसी को काला जीरा बोलते हैं। मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता माता जी, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग उसको बोला जा सकता शब्द होगा। है, सही बात है, हो सकता है। काला जीरा मतलब दिखता कैसा है? जीरे जैसा ही दिखता है। जीरा नॉर्मल और शाही जीरा थोड़ा सा कर्व फॉर्म में दिखता है, काला जीरा थोड़ा सा स्ट्रेट होता है और काला ही रंग का होता है, और कड़वा होता है खाने में, चबाने में। भैया जीरा कई दिन खाना, आप अच्छे वो किसी की दुकान पे लूज मोशन या अल्सर में वो जीरा कई दिन खाना है? अगर आप ठीक नहीं हो जाते। मैंने 1 महीने में ठीक होते हुए देखा है 100% क्योर लोगों को। मैंने जिन लोगों को, जिन पेशेंट्स को बताया है, दिया है, मतलब 7 mm का अल्सर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर था, 1 हफ्ते के अंदर तो वो 1.4 mm का हो गया था, और 1 महीने के अंदर वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी। जहाँ उनकी स्थिति ये थी, 50-55 साल की लेडीज थी, मेरे एक मित्र की माता जी थी हैदराबाद में, ना खाना खाते बनता था, ना पानी पीते बनता था, 24 घंटे दर्द और बुरी हालत थी उनकी, और 1 हफ्ते के अंदर उनका अल्सर 7 mm से 1.4 mm हो गया था, सिर्फ काला जीरा खाने से, और 1 महीने में क्योर हो गई। अल्सरेटिव कोलाइटिस पे भी यूज कर सकते हैं क्या? किसमें? अल्सरेटिव कोलाइटिस। हाँ, यूज कर सकते हैं आप। जी भैया, कैसे? एक बार विधि और मात्रा। ये डिपेंड करता है कि उस रोग की सीवियरिटी कितनी है और उस रोगी की आयु क्या है। जैसे अगर जीरे की मैं बात करूं और कोई मुझे पूछता है कि भाई बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं, भाई अब बच्चा तो जीरा चबा के कैसे खाएगा? तो फिर बच्चे को जीरे को बॉईल करके उसका पानी देने के लिए कहते हैं कि आप 1 गिलास पानी लो, उसमें 1 चम्मच जीरा डालो, उस पानी को इतना बॉईल करो कि वो आधा गिलास रह जाए, और फिर उसमें से उसको एक आधा चम्मच, एक चम्मच हर आधे घंटे 1 घंटे पे उस बच्चे को पिलाओ आप। अच्छा भैया, कोई कोई बच्चा को दांत निकलता है तो बहुत मतलब पोटी होता है, तो उसमें भी कर सकते हैं? तो उसमें आपको समझना ये है कि वो प्रोसेस है, आप उस टाइम उस मोशन को रोकने की कोशिश ना करें। वो बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको आप रोकोगे तो तकलीफ होगी।
आपको ये देखना है कि ये दांत निकलने की वजह से हो रहा है, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं उपचार कि दांत जो हैं वो बिना ये परेशानियों के ये प्रोसेस पूरा हो जाए। आप वो परेशान, वो सिम्टम को आप मैं बताऊं इसके लिए, ना, तो वही समस्या है। वो सिम्टम ट्रीट नहीं करना है आपको कभी भी, किसी भी रोग में। भैया इसके लिए मैं बताऊं, जैसे कि वो टाइट से नहीं तोड़, रस बिल्कुल नहीं रहना है, फिर उसको उल्टा कर दे, वो दांत बिल्कुल आराम से निकलेंगे, उसकी दस्त भी नहीं लगेगी और एक अच्छे से हो जाएगा ये सारा प्रोसीजर। आपकी आवाज ही नहीं सुनाई दी, सब कट रही थी, आप फिर से बोलो। सबने सुना क्या? नहीं भैया। नहीं नीतू दीदी फिर से बोलिए। मैं ये बोल रही थी कि जैसे मेरे बच्ची के दांत आए थे ना, तब बहुत ऐसे हुआ था पेनफुल, तो मैं वैजी के ही वहां ले जाती हूँ उसको, तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि जो नींबू है ना उसको काट के उसका रस निकाल दिया बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, और उसकी छिलका रहता है उसको फिर उल्टा कर दो, जो उसके रहे ना वो निकाल दो। नीतू दी आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, बिल्कुल मैं कट के ऐसा आ रही है। करती हूँ, ग्रुप में लिख के डाल देती हूँ। आप एक बार जी डाल एक काम दीजिए। करिए, लाइव हो जाइए और वापिस जुड़ जाइए। हाँ ये भी कर सकते हैं, हो सकता है। दिनेश भाई, एक तरीका और है जो हमारे यहाँ रस्मों को निभाते हैं। जब बच्चे के दांत निकलते हैं उस समय धीरे सी बच्चे की मम्मी अपने भाई को बताती है, यानी कि मामा बच्चे का, तो वो मामा आता है और घर के पिछवाड़े से कहीं से भी, यानी कि दाएं बाएं से या पिछवाड़े से चुपचाप एक बर्तन, कटोरी टाइप में, जैसे एक कटोरी होती है, और फेंक के और चुप वापस चला जाता है बिना किसी को बताए। और ये एक रस्म है हमारे यहाँ, जब दांत निकलते हैं उसकी वजह से जो बच्चे को परेशानियां होती हैं वो नहीं होती फिर, और वो बता देते हैं कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं, और उसके बाद में मामा अपने समय से उस दिन आए, दूसरे दिन आए या तीसरे दिन आए, वो चुप आता है और घर के आंगन में कटोरी फेंक के चला जाता है, वो घर नहीं आता है। तो ये एक रस्म भी है और हमारे यहाँ निभाई जाती है, और उससे ठीक भी हो जाता है। हाँ, पर अब आजकल तो फ्लैटों में रह रहे हैं लोग, आंगन ही नहीं है। हाँ ये बात तो सही है। 20वें वाले पे मामा बेचारा कैसे फेंकेगा? तो वही परिवेश से बहुत सारी चीजों की समस्या है, पर हाँ ये चीजें भी भारत में हमेशा से रस्में रही हैं और काम करती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक सबसे सरल उपाय इसके लिए है। होम्योपैथी के अंदर एक दवा आती है, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 21। आप लोग अगर समझते हो, आप जाके होम्योपैथी स्टोर पे पूछना कि बायो कॉम्बिनेशन 21 का टैबलेट दे दो। छोटे छोटे सफेद रंग के टैबलेट आते हैं BCT 21 के, और वो खाने में मिट्टी जैसे लगते हैं स्वाद में। तो बच्चे, कभी कभी मेरे बच्चे ने तो पूरी शीशी खोल के खा ली थी एक बार। तो वो गोलियां आप बच्चे को सुबह शाम 4-4 गोलियां खाने के लिए दे दो, वो बहुत स्वाद से खाएगा और कोई भी परेशानी नहीं होगी दांतों के निकलने की, आपको पता भी नहीं चलेगा कब दांत निकल गए। मतलब ये मैंने अपने अनुभव से, चीजें बहुत सारी मुझे भी पता चल, भैया एक और है, पर जो सबसे भैया ज्यादा एक और दवाई है, मुझे मिलता था, एक और दवाई है भैया, जी एक और दवाई है जर्मनी, वही जो आपने बताया ना भी होम्योपैथिक की, कैलकेरिया फ्लोरेक्सेस एक्सेक्स पोटेंसी में, वो तो हमारे बचपन से हम लोगों ने भी खाया, मतलब हमारे पेरेंट्स ने भी खिलाया, और 40 के हो गए हैं और हमारे बच्चों ने भी वही खाया। 6x पोटेंसी में आती है जर्मनी की कैलकेरिया फ्लोरेक्स। और काफी जगह में क्या होता है, शहद को भी मसूड़ों में मसल करी आती, मसाज करी आती है बच्चे के मसूड़े पे, तो उससे ही बहुत आराम से निकलते हैं। दूसरा एक और है, सुहागा को थोड़ा सा भून लो, उसका पाउडर में भी शहद लगा के मसूड़ों पे हल्की सी मसाज दोगे तब भी आराम से निकलते हैं। और अभी एक भैया ने बताया ना कि एक मामा वाला रिवाज जो है,
वो तब होता है जब बच्चे के दांत उल्टे तरीके से निकलते हैं। मतलब नॉर्मली बच्चों के पहले दांत निकलते हैं नीचे के 2, तो जब उल्टे निकलते हैं ना, मतलब ऊपर वाले निकलते हैं, तो वो मामा के ऊपर भारी हो जाता है। तो इस करके वो एक वहम वाला, एक एस्ट्रोलॉजिकल समथिंग कुछ है, तो इसलिए वो मामा वाला केस आया था सामने। ठीक ये है। है। और मैंने काली जीरी की फोटो डाल दी है ग्रुप के अंदर, एक बार चेक कर लेना जिनको नहीं मालूम। हाँ, तो आप लोगों से एक प्रार्थना जरूर है मेरी, जो आज के समाज में मैं इस चीज से मतलब मुझे बहुत दुख होता है जब ये चीजें मैं देखता सुनता हूँ। जब भी हम किसी से किसी रोग की बात करते हैं तो मैंने देखा है कि बिना पूछे भी चारों तरफ से लोग आके अपने अपने ज्ञान के अनुसार उनको मेडिसिन बताने लगते हैं। भैया सॉरी सॉरी। नहीं, मैं इस चीज पे सॉरी नहीं, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि करेक्शन कैसे, क्योंकि आप भी अब एक चिकित्सा समाज का हिस्सा बन रहे हो, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे आपने एक साथ ऐसा भी करते हैं, ऐसा भी करते हैं, ऐसा भी करते हैं, ऐसा भी करते हैं, पर इसमें से जो सबसे सरल और सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला है, वही आप एक चीज अपने अनुभव में लें उसको, और फिर वो सबको आप वही एक मेडिसिन आप अपनी सारी जिंदगी बताते रहे, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। पर जब बताएं तो ऐसा बताएं जिसके बारे में आप 100% श्योर हैं, पक्का है, और आपने उसके रिजल्ट्स लिए हैं किसी को भी। अन्यथा ये सब चीजें भैया जो देखी मैं भी हैं, जड़ी बूटियों पे ही मतलब उसी के ऊपर ही एक्सपीरियंस लेती रहती हूँ, और पिछले 10 साल से यही करूँ जड़ी बूटियों पे। तो मेरे को जितना पता था, 4-5 चीजें मेरे को करेक्टली पता है जो कि काम करती है। बाकी आप लोग गुरुजी हो ही। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हम जब भी किसी चीज की शेयरिंग करें तो अपने अनुभव में लेके और कम से कम चीजों में करें। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे अनुभव में अगर मैंने टॉन्सिल्स पे काम किए पेशेंट्स के, तो बहुत सारी औषधियां समझ में आती थी। बहुत वैद्यों से बात करो, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ऐसी भी ऐसा भी है, टोटका भी है, ये भी है, वो भी है। पर उन सब में से करने के बाद जब कोई एक मेडिसिन आपको और एक कोई कॉम्बिनेशन ऐसा मिलता है कि नहीं ये सबसे बेस्ट काम करता है, और शायद कभी कभी वो थोड़ा जटिल भी हो, सरल ना हो, पर कोशिश ये रहती है कि सरलता में मिले, तो बस वही अब एक मेडिसिन सबको बताने का एक मन बना लेना चाहिए कि हाँ भाई इससे रिजल्ट मिलता है, हमने देखे हैं, किए हैं खुद, और ये अच्छा रिजल्ट देता है। भले ही आपको और 4 पता है, पर आप बात उस एक की करें जो शायद आपके रोगी को बहुत अच्छा रिजल्ट दे। तो ये क्या करता है, ये रोगी को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता, क्योंकि वैसे ही आयुर्वेद के ऊपर लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा नहीं है, और फिर उसके ऊपर ये बताने वाला भी अगर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बताएगा, आप ये करके देख लो, आप ये करके देख लो, ये तो उनका विश्वास नहीं बनता। इसलिए जब मैंने आपको बताया कि आप टॉन्सिल्स पे हल्दी डालो, मैंने आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ बोली है, क्योंकि मैंने इसके रिजल्ट्स अपने हाथों से बहुत अच्छे लिए हैं, जो कि बाकी और किसी तरीके से कॉम्बिनेशन में मुझे नहीं मिले, जितने मुझे पता चले। बाकी मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, मुझे कोई जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं है, मैं सिर्फ अपने अनुभव की चीज़ें साझा कर रहा हूँ। तो मैंने इसलिए वो बताया। हो सकता है और भी मेडिसिन, जैसे गले के लिए मुलेठी बहुत अच्छा काम करती है, पर मेरे पास उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं हैं, जिसके हैं उसके मैंने बताए। ऐसे ही दांतों के लिए मैंने जो बताया, आप सब लोगों के पास अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने परिवेश से, अपने अपने परिवार की संस्कृति से, क्योंकि ये भारत देश है, यहाँ पे हर 200 किलोमीटर के ऊपर बहुत सारी विविधताएं हैं चीज़ों में, और सबका सम्मान है, सब जगह सब काम करती हैं, सबकी अपनी अपनी सब लोगों की अपनी अपनी उसके अंदर विश्वास रहता है। पर मेरे अनुभव से जो मेरे पास है, मैं आज यहाँ वो साझा कर रहा हूँ। तो मैंने जो बताया कि दांतों के लिए, कि मैंने जो अनुभव लिया है वो BCT21 का बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं है सडनली मैं आयुर्वेद की बात करते करते होम्योपैथी पे आ गया, पर मेरे लिए जिस विधा में, जिस रोग पे जिस मेडिसिन ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, वो मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रसोई में से तो हल्दी निकली, जीरा निकला। जीरा आप किसी भी उदर रोग के लिए उसको प्रयोग कर सकते हैं। काला जीरा बहुत अच्छा काम करता है किसी भी उदर रोग के लिए। बच्चों को आप अलग तरीके से दे सकते हैं। बच्चा बहुत छोटा है, माँ का दूध पीता है, तो आप माँ को खिला सकते हैं। फिर सारी औषधियाँ आप माँ को देंगे। अगर बच्चा माँ का दूध लेता है और बच्चे को समस्या है, तो आप सारी औषधियाँ माँ को ही देंगे,
क्योंकि एलोपैथी माने ना माने, कोई और माने ना माने, बच्चे के शरीर के ऊपर असर उसी दूध से होता है जो माँ के शरीर से लेता है, और माँ के शरीर में जो दूध बन रहा है वो माँ के खान पान और माँ के रहन सहन से ही बन रहा है। तो औषधि की जरूरत माँ को है तो बच्चे को जरूरत नहीं पड़ेगी। वो औषधि का असर वो दूध से उस बच्चे को भी जाएगा। ये हमारा आयुर्वेद मानता है, और मैंने इसके ऊपर भी बहुत सालों रिसर्च की है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन था। एलोपैथी तो ऐसा बोलती है, बहुत लोगों से मैं मिला, सबके बहुत अलग अलग व्यू होते थे, पर सब चीज़ों को देखने समझने के बाद मेरा अपना लास्ट कंक्लूजन यही बना कि नहीं, जो आयुर्वेद बोलता है वही सही है। क्योंकि मैंने इसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स भी देखे कि बच्चा जो दूध पीता है उसके ऊपर असर माँ के खान पान का होता है, तो औषधि भी माँ को ही देनी चाहिए, और रिजल्ट्स बच्चे के ऊपर दिखते हैं। अब बच्चे को इंजेक्शन लगाने का कोई सेंस नहीं बनता आयुर्वेद की पद्धति में, है ना दिनेश भैया जी? जैसे कि मैं गुरुजी के साथ भी रहा हूँ काफी समय तक, मतलब 2 या 3 बार गुरुजी के साथ मेरी विजिट हो गई, 2-2 3-3 दिन की। तो इससे वो ऊर्जा गुरुजी के है। साथ हम गुरुजी के साथ हम जब लोग रहे ना, तो जब हम अरुणा दीदी के यहाँ गए थे शादी में, तो उस समय हमने गांव की विजिट की थी जहाँ पानी जो है वो बेलों द्वारा बाहर निकाला जा रहा था, और सारे लोग उसी कुएं से पानी पीते हैं। जब हमने वहां पे देखा था, पूरे गांव में किसी को कोई बीमारी नहीं है, और जिनको घुटनों के दर्द और कमर के दर्द है वो 80 से ऊपर वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो पानी है वही हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। पानी का तो बहुत बड़ा असर है। आप पानी, क्योंकि जो हमारे पीने योग्य पानी है नदी तालाब और कुओं में ही होता है। जो पीने का पानी होता है वो पहले आदमी के 2 हाथ 3 हाथ 10 हाथ का निकल आता था। कुआ ज्यादा से ज्यादा 20-25 हाथ के ऊपर। तो वो इस लेवल के ऊपर जो पानी आता है मिट्टी से, वही हमारे पीने लायक होता है। आज हम जो 250-300 फीट जाके नीचे पानी पीते हैं, वो इस धरती का, आप समझो कि इस धरती का ब्लड है, वो इसकी वेन्स का ब्लड है जिसको हम खींच के पी रहे हैं, जिसके अंदर केमिकल्स भी आते हैं, क्योंकि ब्लड में तो सारे में केमिकल्स होते हैं। मैग्नीशियम भी होगा, फ्लोराइड भी होगा, कैल्शियम भी होगा, तो आपको पानी में उनकी अधिकता मिलती है। फिर उसके बाद हमने एक नया प्रोसेस ईजाद कर दिया आरओ वाटर बनाने का। आरओ वाटर उसके और भी सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल देता है और उसका एसिडिक स्टेट बढ़ा देता है। अब वो एसिडिक स्टेट बढ़ा हुआ पानी पीते हैं तो बॉडी के अंदर और एसिड बढ़ता है, एसिड बढ़ता है तो गैसेस बढ़ती हैं। तो पानी का तो इम्पैक्ट है ही। अभी दिनेश भैया, हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल करना शुरू किया और उसके रिजल्ट भी हमने ले लिए। पानी को आरओ वाटर से मतलब हमने बिसलेरी, एक्वाफिना, जितने भी बाजार में बोतलें आती है पानी की, अभी क्या हमने गाय के गोबर के कंडों का प्रयोग किया था। उसका प्रैक्टिकल चल रहा है हमारा, और फिल्टर बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसका फिल्टर बन जाए। अभी क्या उसमें रिजल्ट हमको 100% मिले हैं, क्योंकि एक्वाफिना बिसलेरी जो सबसे कॉमन यहाँ मानी जाती है, सबसे अच्छी उस रेट के अंदर। बाकी अब हमारा जो कंपैरिजन है वो 2500-3000 की बोतल जो आती है पानी की, जो लोग बड़े महंगे लोग जो पीते हैं उनको, उसके ऊपर चल रहा है। और उसका प्रैक्टिकल हमने 100% ले लिया, जो नॉर्मल पानी को भी इतना प्योर बना दिया उसने। उसकी एनर्जी है वो घटी नहीं और बढ़ गई, दोगुना हो गई उसकी, और बहुत ही शानदार रिजल्ट है उसके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये सब चीज़ें पानी का तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वरूप बिगड़ चुका है आज के टाइम में। ना नदियाँ बची हैं, डैम बना बना के पानी रोक दिया। नदियाँ नहीं, तालाब सारे शहरों के ख़त्म कर दिए, मिट्टी डाल डाल के भर के बिल्डिंग बना बना के। पानी का स्तर इतना गिर गया, ना नदियाँ बह रही हैं, ना वाटर रिचार्जिंग हो रही है। सब जगह पक्की सड़कें, पक्का रोड, पक्की बिल्डिंगें बन गई हैं, तो ज़मीन का पानी भी चला गया, तो कुएँ भी कहीं नहीं मिल रहे हैं। पानी की तो समस्या है, तो पानी का असर तो होता ही है, क्योंकि बॉडी तो 72% वाटर से ही बनी है, तो खान पान में भी पानी की जरूरत पड़ती है। हर जगह पानी को लेके ही समस्या है। और जब पानी हमारा खड़ा है, जैसे कि हमारा जो पीने के तरीके, शायद आपने पिछली बार हम मीटिंग में बताया था, जो पीने के जो तरीके हैं पानी को बैठ के पिए। एक्चुअली क्या, हम लोग संतों के साथ में भी ज़्यादा घूमते हैं, क्योंकि हम गौशाला के विजिट करते हैं। तो संतों के साथ जब उनको पानी पिलाया जाता है, तो संत जब पानी उनके पास आता है ना, तो उस पानी को वहीं रख देते हैं बॉडी के पास।
उसको 10 मिनट के बाद वो पियेंगे, भले उनको कितनी प्यास लग रही हो, हाँ, तो वो पानी क्योंकि को पीते नहीं है। हाँ, क्योंकि पानी को तब लेना चाहिए जब वो जिस पात्र में है वहाँ स्टेबल हो जाए। पानी हिलता डुलता हुआ नहीं होना चाहिए। जी ये बहुत माइक्रो लेवल है जो घर में लोग फॉलो नहीं कर पाते। वैसे भी जैसे हमारे घर में पानी जब टैप से आता है तो पता नहीं कितना टेढ़ा मेढ़ा होके आता है, फिर हम उसको मटका भरते हैं तो उसमें हिलता रहता है। तो उसको भी थोड़ी देर रखना चाहिए, जब मटके का पानी स्टेबल हो जाए फिर आप उसमें से पानी लोटे में लें। तो लोटे को भी वो इसलिए रखते हैं कि उसका भी पानी स्टेबल हो जाए, उसके अंदर मूवमेंट नहीं रहना चाहिए, मतलब बहुत शांत हो जाए, और उसके बाद जी फिर उसको ग्रहण करते हैं। कहा तो शास्त्रों में यहाँ तक जाता है कि पानी को भी ग्रहण करने से पहले पानी से प्रार्थना की जाती है, जल से, क्योंकि उनको देवता का स्वरूप माना गया है। जी तो उनको प्रार्थना करके ही ग्रहण करते हैं। ये एक स्टेट है अभी उनकी। जी अभी बहुत सारी चीजें ऐसे साउथ में भी है, जो अग्नि का जब भी बड़ा रसोई जब बनता है तो अग्नि को भी वो जैसे कि आज शादी ब्याह में हमारे यहाँ कुछ रह गई है रीते, बाकी कुछ ऐसा रिवाज रहे नहीं है। बाकी जो पहले थे, अग्नि को प्रज्वलित करने से पहले उनकी आराधना की जाती थी और उनकी पूजन वगैरह करके फिर उस पर खाना बनाया जाता था। हाँ। साउथ में भी ये कल्चर कहीं कहीं बचा हुआ है, हम्म। जहाँ तक राजीव भाई दीक्षित पहुंचे थे। और पर डे मतलब जो चौके जो होते हैं, जैसे को चौका बोला जाता है, चूल्हे जो होते हैं उनको रोज मिट्टी से लेपा जाता है और उसके बाद में उसका भोजन बनाया जाता है। हम्म, करेक्ट। तो क्योंकि वो शुद्धता से रिलेटेड है, रसोई घर में शुद्धता बहुत रखी जाती है। अच्छा, जल की बात करते हैं तो एक चीज अच्छी मेरे दिमाग में आई, जो मैं याद आई तो मैं बता दूं कि जल अगर आप कहीं भी देखो बैठ के पिए तो सबसे अच्छा है। आप कहीं भी हैं पहले बैठें और फिर उसको पिए, खड़े होके ना पिए। पर फिर भी अगर आपको पीना है खड़े होके और बैठ के भी अगर आपको पीना है, तो जल को जो ग्रहण करने का तरीका है और वो शरीर को सबसे अच्छे तरीके से लगता है, वो है जब हम वो अपने हथेली की ओख बना के पीते हैं। आजकल तो आप बहुत कम लोगों को देखते होंगे, पहले तो लोग स्कूल में भी टंकियों की टोटियां खोल के ओख से ही पीते थे पानी। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो हाँ हाँ क्या दिनेश भाई, जी, ये समझ में आया। वो क्या हथेली होता है से भैया? बनाया जाता है, हथेली से पानी पिया जाए। वो मुंह के आगे हाथ लगा के और फिर हाथ में पानी डालते हैं और फिर उससे पीते हैं। भैया ये चीज मेरे घर में आज भी चल रही है, ओख से पानी पीना। हाँ, ये दीदी आप राजस्थान से हो ना? पर भैया ये इसका रीजन क्या है? ये साउथ में एक रहती हूँ सबसे भैया मैं। बेस्ट तरीका है पानी पीने का, जो बॉडी को सबसे अच्छे तरीके से लगता है। आप जब पियोगे तो आपको ये महसूस होगा कि आप गिलास से पानी पियो गर्मियों के टाइम में, आपको पता चलेगा कि प्यास नहीं बुझी। पर आप ओख से पानी पियोगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी, और ओख से पानी आप एक लोटा तक भी पी सकते हो। जी भैया ये तो बहुत जी भैया, सही मैं बोला खुद भी आपने। पीती हूँ इसी से ज्यादातर। और आप पी के देखो, आपको पानी पीने में भी मजा आएगा, और बड़ा ही मतलब आत्मा तृप्त होती है कि हाँ कुछ जल ग्रहण किया आज। भैया जो चुल्लू चुल्लू बोलते हैं जो, हाँ, हाँ, अधिकतर लोगों के घरों में क्या है कि आरओ वाटर, जैसे दिनेश भाई आप बता रहे हो ना, सारे के घर में, सब लोगों के घर में आरओ वाटर लग गए हैं। हाँ। हो सके तो पीने का जो पानी होता है ना, वो लोग अगर कहीं कुआ तो उनको मिलेगा नहीं, भाई नलकूप तो कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, जिसको हेडपंप बोला जाता है हमारे यहाँ पे तो, ठीक है ना। अगर उनका पानी अगर पीना शुरू करें तो भी उनकी बॉडी में परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि जो हैंडपंप थे वो मैक्सिमम 100 फीट तक गए थे जब लगना शुरू हुए थे, वरना वो 30-40 फीट से शुरू हो गए थे हैंडपंप लगना। तो 30-40 फीट पे आपको पानी पीने लायक मिलता है, अच्छा मीठा पानी आदमी की बॉडी लायक मिलता है। पर पानी का जो फैलाया गया है वो टीडीएस के नाम पे फैलाया गया है, जो अंधविश्वास लोगों में फैलाया गया, भाई टीडीएस इतना है, टीडीएस इतना है, इतना टीडीएस का पानी पियोगे तो ये रोग होएगा, वो रोग होएगा। और आरओ वाटर जो टीडीएस देता है वो 50 या 70 का टीडीएस देता है। 50 या 70 का टीडीएस मतलब वो पानी भयंकर एसिडिक है। और ये कोई नहीं जानता कि ह्यूमन बॉडी आराम से 800-900 टीडीएस का पानी आदमी का शरीर डाइजेस्ट कर लेता है।
तो आप फिर भी सेफर साइड पीना चाहें तो आप 400-500 TDS तक का पानी तो बहुत आराम से पी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और आरओ को एक दूसरे रूप में लाके दिया गया कि आरओ का पानी मीठा लगता है स्वाद में, क्योंकि एसिड मीठा होता है, अल्कनाइल कड़वा होता है। तो जब TDS बढ़ेगा पानी का तो उसकी मिठास कम होगी। जब आप पानी 500-400 TDS का पियोगे तो आपको थोड़ा सा उसके अंदर मिठास नहीं मिलेगी उस पानी में, क्योंकि उसकी अल्कनाइल स्टेट बढ़ी हुई होती है। तो TDS का एक अंधविश्वास बहुत फैलाया गया है, तो उसके चक्कर में ना आए। आप आराम से 400-500 TDS तक का पानी, मतलब बिना किसी समस्या के, आप ऐसा सोच के जैसा आप पानी पीते हैं वैसा पी सकते हैं। बॉडी इतना कैपेबल है कि वो डाइजेस्ट कर लेती है उसको। जो है ना, यहाँ पर एक पूछना था जी। एक्चुअली अभी जैसे मैंने भी आरओ लगाया घर में लेकिन हमारा तो काफी 1 साल हुआ मैंने लगा, उसके पहले हम लगाए नहीं थे। हुआ ऐसा था कि जॉइंटिस हो गया था मुझे, और पानी का जो नल जो है अभी आते पाइप से आता है पानी गवर्नमेंट के कारपोरेशन का, उसमें कहीं कुछ गटर लाइन वगैरह मिल जाती है तो पूरा गंदा मैला पानी मुझे पानी साफ दिखता है, लेकिन वो अंदर से जैसा भी खराब होता होगा तो उसकी वजह से काफी लोगों को जॉइंटिस के ये हो गए थे, प्रॉब्लम हो गई थी। अब ऐसे वक्त फिर कैसे है पानी, अगर अपने को आरओ का नहीं पीना है तो उसको कैसे करना चाहिए फिर अपन ने? नहीं, ये हम तो अपने आरओ का पानी लेते हैं। हाँ जी, ये बात तो है कि पानी की देखो सप्लाई तो आपको अच्छी चाहिए ही। इतनी गंदी सप्लाई आएगी तो आप उसको फिर जो आरओ आपके लिए मशीन करती है ना, वो काम जैसे आपको उस पानी को पहले उबालना पड़ेगा। उबालने का मतलब ये है कि उसके बैक्टीरिया वायरस जो भी उसमें गंदे आए होंगे वो सब खत्म हो जाते हैं। फिर आपको उसको छानना होगा सूती कपड़े से। छानने के बाद उसको थोड़ा ठंडा करना होगा। ठंडा करने के बाद आप उसको मटके में डालना होगा, क्योंकि मटका जो मिट्टी का होता है उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो उस पानी के सारे न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करता है। एक्सेस आप देखोगे कभी मटके आजकल आप देखते होगे बाहर से सफ़ेद हो जाते हैं पानी रखने से, या कुछ अजीब से मल मैटे, तो मिट्टी जो है वो उस पानी के अंदर अगर कोई कैल्शियम फ्लोराइड ज़्यादा है तो उसको अब्जॉर्ब करती है, खींचती है अपनी तरफ, क्योंकि वो पानी को बैलेंस करती है उसके पीएच को। तो मटका वो फिल्ट्रेशन करता है। फिर आप उसके अंदर और ज़्यादा फिल्ट्रेशन चाहते हैं तो आप मटके के अंदर गौ भस्म डाल सकते हैं थोड़ी सी, आप उसके अंदर थोड़ा चूना डाल सकते हैं, आप उसके अंदर सहजन की फली लोग बोलते हैं, पत्ते बोलते हैं, लोग डाल सकते हैं। मैंने इस पर कोई प्रैक्टिकल नहीं लिया है। चूने और भस्म का मुझे पता है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप ये इतना सब प्रोसेस आप करेंगे तब आपको पानी अच्छा मिलेगा पीने के लिए। फिर वो आरओ का अभी पानी दिनेश मटके भैया, में डालते हैं और मटके का पानी पीते हैं फिर हम। दिनेश भैया, जी। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे गुरुजी को ब्लड कैंसर है, जी। तो अभी हम उनके लिए पानी बनाने के लिए एक विधि मैंने प्रयोग की थी, क्योंकि मेरे पानी पे ज़्यादा प्रयोग चल रहे हैं अभी। तो हमने क्या है कि बबूल, सॉरी, नीम और अपने पीपल और अपने ये क्या होता है इसको, वो होता ना, ये 2-4 औषधि ऐसे मिला के हम लोगों ने उसके जड़ें निकाल के और पानी को बॉईल करके, और ये कंडे का जो अपने जो कंडे बोलते हैं सीधे, जो गाय के बनाए हुए नहीं, और सीधे जो कंडा गोबर होता है ना, सूखा हुआ, हाँ हाँ, छेना नहीं बोलते उसको, हमारे यहाँ आना छाना बोलते हैं उसको। छाना छाना, हाँ छाना बोलते हैं। हाँ, तो उनको जला के और उसकी भस्म बना के पूरी की पूरी उसमें लगा के, और सारा का उसमें बॉईल करके पानी को, फिर उसके बाद मटके में उसको लगा के, उसके बाद हम लोगों ने उसका पानी बनाना शुरू किया है। क्योंकि नीम वगैरह जो है सबसे ज्यादा ब्लड कैंसर में नीम सबसे शानदार काम आता है। तो उसमें ना भस्म बनाने का भी एक प्रोसेस है। भस्म जो बनाते हो ना, हाँ, उसका भी प्रोसेस है। जी, भस्म को 2-3 बार जलाया जाता है, हाँ, तब जाके वो भस्म एक भस्म के फॉर्म में आती है। फिर उसके अंदर आपको थोड़ा गौ घृत भी मिलाना चाहिए। और जब भस्म बनाने के लिए कंडों को जलाते हैं तो उसको गौ घृत के दीपक से जलाना चाहिए। किसके? गौ घृत के दीपक से। जी, ठीक है। तब फिर वो भस्म बहुत उत्तम क्वालिटी की बनती है। हाँ, जैसे कि हम लोग हवन जब करते हैं और उसका वो जो बनता है ना, वो बहुत बेटर रहता है। जैसे एक अग्निहोत्र होता है, उसका भी बहुत बेटर रहता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा बहुत बैलेंसिंग होती है। राइट।
ठीक है, तो ये तो जल की बात हो गई। हम जल्दी से अपने रसोई पे वापस आ जाते हैं। थोड़ा सा ऑलरेडी 1.5 घंटा हो गया, तो उसके बाद हम आगे आते हैं अजवाइन पे। अजवाइन का उपयोग जो होता है, अजवाइन औषधि का, वो सबसे अच्छा उपयोग होता है पेट की गैस की प्रॉब्लम के अंदर, है ना। तो क्या कर सकते हो आप, थोड़ा सा एक चम्मच अजवाइन को आप लोहे के तवे के ऊपर थोड़ा भूनो, और भूनने के बाद उसके अंदर 1-2 चुटकी काला नमक मिक्स करो। और किसी को बहुत हाइपर एसिडिटी का अगर प्रॉब्लम है ना, तो वो हर खाने के बाद वो 1 चम्मच अजवाइन को इस तरह से भून के काला नमक मिला के उसकी फुनकी मार के और पीछे से 1 गिलास गुनगुना पानी पीना। ये वो हर खाने भोजन के बाद कर सकते हैं, सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन, ऐसा। ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी है तो आपको भोजन के बाद वाली जो एसिडिटी है उसमें आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। पर किसी को अगर बहुत पुरानी है एसिडिटी और बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो उसका कॉम्बिनेशन बनता है कि आप रात को सोने से पहले डेली इस औषधि को लें, अजवाइन को, और 3 महीने लें। 3 महीने के अंदर अंदर आपकी किसी भी तरह की कितनी भी पुरानी एसिडिक प्रॉब्लम हो, वो ठीक हो जाती है। अजवाइन इतना अच्छा काम करती है। अजवाइन और काला नमक, अजवाइन को थोड़ा लोहे के तवे के ऊपर भूनना होता है, हल्का सा भून के थोड़ा काला नमक मिला के और गुनगुने पानी के साथ उसको लेना होता है। और क्या बचा हमारी रसोई में, दालचीनी। दालचीनी बहुत अच्छी औषधि है। दालचीनी को तो ये तक कहते हैं कि आप कुछ भी दाल सब्जी कुछ भी बनाएं, उसके अंदर 1 चुटकी दालचीनी जरूर डालें, प्रिवेंटिव। दालचीनी बहुत अच्छी औषधि है, और दालचीनी सबसे अच्छी औषधि है लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए सबसे बढ़िया काम करती है। और इसका कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा बनता है गुड़ के साथ। आप दालचीनी पाउडर को गुड़ के साथ मिक्स करके उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लो, और बहुत स्वादिष्ट लगती है। और उन गोलियों को आप किसी भी ऐसे रोगी को जिसको श्वास की समस्या हो, दमे की हो, अस्थमे की हो, मतलब फेफड़े से रिलेटेड कोई परेशानी हो, कफ बहुत भरा हो फेफड़े में, तो उसको वो गोलियां आप चूसने के लिए दो, और थोड़े वही गुनगुने पानी के साथ। सर्दियों का टाइम है तो गर्म पानी ले सकता है, गर्मियों का टाइम है तो गुनगुना पानी। गर्मियों में थोड़े डोज हो सकता है कम करने पड़े, उस रोगी की प्रकृति समझनी होती है कि कितना सीवियर है। और आप दालचीनी और गुड़ का कॉम्बिनेशन किसी भी लंग्स के रोग के अंदर दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है, बेस्ट काम करता है। ये बहुत अच्छा नहीं, बेस्ट रिजल्ट देगा। और कोई औषधि बची रसोई की? भैया काली मिर्च। काली मिर्च, इलायची, लौंग, जी हाँ। ये सब अकेले काम नहीं करती किसी भी औषधि में, ये कॉम्प्लीमेंट्री काम करती हैं। ये अकेले औषधि नहीं है, लाइक हल्दी, दालचीनी, इनके जैसी। ये कॉम्प्लीमेंट्री काम करती हैं। जैसे मैं आपको एक काढ़ा बताता हूँ, और ये काढ़ा किसी भी तरीके के बुखार को तोड़ देता है। बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, मैंने इसका बहुत उपयोग किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये एक बहुत बड़े वैद्य ने बताया था ये काढ़ा। तो इस काढ़े के अंदर डलता क्या है कि आप लेते हैं इसमें 2 कप पानी। ये डोज जो मैं बता रहा हूँ ये एक एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, बच्चे के लिए आप इसको आधा कर सकते हो। तो आप उसमें लेते हैं 2 कप पानी, 25 पत्ते तुलसी जी के, 25 पत्ते पुदीने के, और 5 पत्ते क्या बोलते हैं उसको, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा औषधि का, निर्गुंडी के। 5 पत्ते निर्गुंडी के। निर्गुंडी एक पौधा होता है, ये जड़ी बूटी साइड से आता है, पर इस काढ़े के लिए यही एक ऐसा है जो जिसकी आवश्यकता पड़ती है।
कई बार मुझे निर्गुंडी के पत्ते नहीं मिलते थे तो मैं पंसारियों पे जब ढूंढता था तो मुझे वो लोग निर्गुंडी का पाउडर देते थे पत्तों का। तो मैंने वो पाउडर भी उपयोग किया ऐसा सोच के कि 5 पत्तों का कितना पाउडर बनेगा, 1-2 चुटकी, 3 चुटकी या ऐसा अंदाजे से। तो मैंने वो पाउडर भी उपयोग किया और उस पाउडर से भी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो निर्गुंडी के पत्ते मिलते हैं, पौधा है घर में तो अच्छा है, नहीं तो उसका पाउडर पंसारियों पे मिल जाता है। उसके बाद उसके अंदर 5 भैया ग्राम निर्गुंडी निर्गुंडी वही है ना जो हमारे राजस्थान के अंदर क्या है कि जो अ, देवताओं में जल छिड़कने के लिए काम आता है, जैसे देवनारायण का मंदिर हो गया वहां पे वही काम आता है। इसकी पाती बोली जाती है यहाँ पे। उसका एग्जैक्ट फॉर्म कैसा होता है आपको अब मैं कैसे समझाऊं, पत्ते देखने पड़ेंगे आपको। जैसे कि वो जो पौधा होता है अपने जो गांजे का जो पौधा देखा होगा आपने, गांजा जो होता है उस प्रकार से होता है वो, पर वो होता बड़ा है वो। हाँ, नहीं छोटा ही पौधा होता है वो, बड़ा नहीं होता, पर उसके पत्ते मीडियम नहीं, साइज के होते पेड़ नहीं, वो पेड़ नहीं बनता हैं। है। नहीं पेड़ हाँ, मीडियम साइज के होते हैं। गांजे के पत्ते थोड़े बड़े होते हैं, बाकी उसके मीडियम साइज के होते हैं। तो उस काढ़े के अंदर क्या हुआ आपका, तुलसी, पुदीना, निर्गुंडी, उसके अंदर 5 ग्राम अदरक का टुकड़ा और उसके अंदर 3 काली मिर्च फोड़ के, ठीक है, और उसके अंदर थोड़ा सा आधा चम्मच या 1 चम्मच मिश्री। आप ये सब चीजें डाल के उसको इतना बॉईल करें कि वो 1 कप रह जाए, 2 कप पानी जो हमने डाला था। और फिर इस काढ़े को आप सुबह, दोपहर, शाम किसी को भी पिलाओ, किसी भी तरीके का बुखार होगा वो उतर जाएगा। तो इसके अंदर काली मिर्च एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। ऐसे ही काली मिर्च, लौंग, इलायची, सौंफ, ये बहुत सारी मेडिसिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री काम करते हैं। इनका अपना अकेला कोई मेडिसिन, कोई औषधि स्वरूप नहीं है। एक मेथी दाना, हाँ, मेथी दाना एक बहुत बड़ी औषधि है। मेथी दाने का जो सबसे अच्छा उपयोग मेथी दाने का किया जाता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि मेथी दाना अचार के अंदर भी बहुत डलता है। अचार का जो मसाला बनता है उसके अंदर मेथी दाना भी डलता है। और अचार के मसाले के अंदर अजवाइन, जीरा, मेथी दाना, सौंफ, हल्दी, ये सब के कारण ही अचार खुद अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी औषधि वाला प्रोडक्ट बन जाता है। अचार सबको डालना चाहिए। तो भैया अचार क्या ज्यादा खाना चाहिए? ज्यादा नहीं कुछ खाना चाहिए, पर अचार खाना चाहिए, वो बहुत अच्छा औषधि स्वरूप। ज्यादा तो कोई भी चीज नुकसान करती है। जैसे कि दिनेश भैया, हम अचार के साथ दूध नहीं ले सकते हैं, हाँ, और ये आहार है। नमकीन आइटम के साथ भी दूध दूध नहीं ले सकते हैं। हाँ, ये सब विरुद्ध आहार में आता है। तो विरुद्ध आहार का एक टॉपिक अलग है कि भाई विरुद्ध आहारों की समझ, क्योंकि आजकल लोग बोलते हैं कि खा लिया तो क्या हुआ, देखो हमको तो कुछ भी नहीं हुआ। पर बस वही है कि वो भी धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। फिर एक दिन ऐसी समस्या खड़ी करता है कि मेजरली, मैक्सिममली जितने विरुद्ध आहार हैं उनका मेजर इम्पैक्ट स्किन के ऊपर है, कि आपको स्किन डिजीजेस बहुत होते हैं उनसे, जितने भी विरुद्ध आहार हैं। अच्छा, मेथी दाने की जो हम बात कर रहे थे, मेथी दाने का उपयोग डायबिटीज़ में भी होता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके डायबिटीज़ में। और मेथी दाने का उपयोग आप ये क्या होता है,
मुझे रोग का नाम याद नहीं आ रहा, पर वो उस रोग में और भी अच्छा काम करता है। मुझे याद आएगा ना तो मैं टाइप करूँगा। और उसको लेने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका मेथी दाने को लेने का यही है कि उसका आप 1 चम्मच रात को पानी में डाल दें, और रात भर डले रहने से वो सॉफ्ट हो जाता है, उसके गुण पानी में आ जाते हैं, और सुबह उठ के आप खाली पेट उस पानी को भी पिएं और उस मेथी दाने को भी चबा के खाएं। बहुत कड़वा लगता है वो, पर उसको चबा के खाना है, लीलना नहीं है, और वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। मेथी दाने का एक उपयोग और बहुत अच्छा होता है, मैंने करके देखा है। बहुत से पेशेंट ऐसे आते थे जिनको नींद नहीं आती थी, सोने में दिक्कत करता है, तो आप जो पैर के अंगूठे होते हैं, पैर के अंगूठे के का जो नाखून होता है उसके 2 कॉर्नर होते हैं, है ना? तो उस नाखून का जो अंदर के साइड वाला कॉर्नर होता है, उंगलियों की साइड वाला, वहां पे आप मेथी दाना रख के टेप से बांध दो दोनों अंगूठों के ऊपर, वो बहुत अच्छी नींद आती है। जिस रोगी को नींद की समस्या हो, इंसोमेनिया की समस्या हो, उसको आप कुछ दिन ये करने के लिए बोलेंगे तो उसको अच्छी नींद आएगी। और मेथी दाना तासीर से बहुत गर्म होता है, तो मेथी दाना देते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि रोगी की प्रकृति कैसी है, किस स्थिति में है वो। मेथी दाना गरम बहुत होता है और दालचीनी बहुत गरम होती है, तो इन दोनों को देते वक्त औषधि के रूप में थोड़ी सतर्कता रखनी पड़ती है कि आप किस प्रकृति के रोगी को दे रहे हैं, किस मौसम में दे रहे हैं, और कितना डोज उसको लेने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी सब रसोई की औषधियाँ हो गई। इसके अलावा आपको एक भैया सौंफ है भैया, सौंफ। सौंफ का मैंने बताया ना, मतलब कि सौंफ, काली मिर्च, लौंग, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री होती मेडिसिन होती हैं, ये अकेले कोई मेडिसिन नहीं है। ये बाकी चीज़ों के साथ जुड़ के बनती हैं। जैसे मैंने काढ़े का जो भी एग्जांपल दिया आपको, उसमें काली मिर्च का एक कॉम्प्लीमेंट्री एडिशन होता है, और बहुत ज़रूरी है उस काढ़े में काली मिर्च। तो ये इनका अकेला कोई स्वरूप नहीं होता। पर आपको एक चीज़ मैं ये बता सकता हूँ कि सौंफ के बारे में खासकर, सौंफ की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो आप क्या कर सकते हो, इसका ऐसा कोई मेडिसिन स्वरूप नहीं है कि आपको बहुत इमीडिएट रिलीफ करेगा, पर फिर भी कोई ऐसी स्थिति है जहां बुखार है थोड़ा बहुत, या पेट के अंदर बहुत जलन है, तो आप सौंफ का काढ़ा बना के दे सकते हो। सौंफ का आप काढ़ा बना के दो, उस रोगी को बहुत आराम लगेगा। पेट के अंदर, बुखार के अंदर थोड़ा ठंडक देता है वो शरीर में, और सौंफ बहुत अच्छे से देती है। पर सौंफ होनी चाहिए देसी, जो हमारी होती है मोटे दाने वाली। सौंफ के ऊपर आजकल कलरिंग भी बहुत होती है, आप उसको हाथ में लेके मसलेंगे तो आपको लगेगा, पता चलेगा आपकी दोनों हथेलियां हरी हो गई। वो सब नकली है, वो कुछ काम नहीं करेगा। तो जितनी भी हम यहाँ बात कर रहे हैं औषधियों की, उसमें एक चीज जरूर ध्यान रखें कि वो सब औषधियाँ शुद्ध होनी चाहिए, तो वो काम करेंगी। अदरवाइज आप कल बोलेंगे कि ये तो बेकार है, आयुर्वेद काम नहीं करता। उनकी शुद्धता बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक और मेडिसिन निकल के आती है हमारे, रसोई से तो नहीं बोलूँगा उसको मैं, रसोई का हिस्सा तो नहीं है वो, पर मुझे लगता है कि शायद उसका भी मैं प्रचार कर दूं तो आप लोगों को बहुत काम आएगी वो। और वो है पथरी के लिए, पथरी स्पेशली किडनी का, गॉल ब्लैडर का स्टोन नहीं, किडनी का स्टोन और यूरेटर का स्टोन कहीं भी हो, वो आप उससे तुरंत निकलता है, तुरंत इमीडिएट मैंने उसका रिजल्ट देखा है। और वो है, औषधि है उसकी, गुड़ैल के फूलों का पाउडर। आपके घर अगर लाल फूलों वाली गुड़ैल है देसी शुद्ध, तो आप भी उसके फूल तोड़ के छाया में सुखा के और उनका पाउडर बना सकते हैं।
अदरवाइज आप किसी पंसारी के पास जाएंगे तो आपको गुड़ैल का पाउडर मिल जाएगा। और गुड़ैल का पाउडर रोगी की अगेन वही, क्योंकि ये जड़ी बूटियों की साइड से आता है, थोड़ा सा एकदम जटिल जड़ी बूटियों की तरफ से नहीं आता, फिर भी इसको देते वक्त थोड़ा देखना जरूरी है कि रोगी की स्थिति क्या है, बच्चा है, बड़ा है, किस कदर उसको पेन है, कितना फ्रीक्वेंट पेन है, क्या इंटेंसिटी है, उस हिसाब से इसके डोज तय होते हैं। पर जो स्टैंडर्ड डोज है वो आप किसी को भी दे सकते हो, वो है आधा चम्मच इसका पाउडर। आधा चम्मच इसका पाउडर आपको 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर घोलना है और उसको घोल के पीना है सुबह और शाम, सिर्फ 2 ही बार, क्योंकि इसकी तासीर भी गर्म होती है। आप देखोगे कि उस रोगी को स्टोन के पेन में रिलीफ तो पहले दिन में ही आ जाता है, फर्स्ट 2 डोज के अंदर ही उसको पेन में आराम आ जाएगा। ये डोज मैक्सिमम 15 दिन दी जाती है किसी भी साइज के स्टोन के लिए, ठीक है। थोड़ा सा और बोलूं क्या बीच में मैं सॉरी यार भैया। कितने दिन भैया देना है? जी दिनेश भैया, हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ भैया, इसमें और एक आपने जो पथरी के बारे में कहा, मैंने खुद भी और रिजल्ट लिए हुए हैं। कुल्था की दाल का भी मैंने रिजल्ट लिया हुआ भैया। किसका? और काफी लोगों को कुल्था की दाल जो होती है, हाँ हाँ, और मैंने काफी लोगों को दिया है ये वाला, और काफी लोगों को यानी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने को बोला था, तो कुछ ही दिन के अंदर में स्टोन वहां से कैसे निकल गया कुछ पता भी नहीं चलता है। कुल्था की दाल जो होती है उसको एक मुट्ठी में रात को भिगो के एक आधा पौन गिलास पानी में सुबह उसको छान कर पानी पी लेने से 8-10 दिन में भैया उसके रिजल्ट दिख जाते हैं। अच्छा, सिर्फ एक ही बार पीना है सुबह ही सुबह? जी सुबह एक बार खाली पेट पी लेना है, 8-10 दिन में ही सोनोग्राफी करा लेंगे तो बिल्कुल ये दिख जाएगा, रिजल्ट दिखेगा क्या कुछ है ही नहीं वहां पर। मुझे भी 3 स्टोन थे किडनी में। अच्छा अच्छा, चलो और ठीक है, काफी लोगों ये तो अच्छी औषधि है, इसको करके देखेंगे। ये तो गुड़ैल वाले से भी सरल है, क्योंकि गुड़ैल का पाउडर बहुत कौन सी वाली दाल है भैया ये? कौन सी वाली दाल? कुल्था कुल्था, इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे तो दिखेगा। पहाड़ी पे होती है भैया ये दाल, पहाड़ी दाल है, पहाड़ी दाल है कुल्थी। बहुत अच्छी रिजल्ट है भैया इसके वाले। ठीक है, तो अच्छा दिनेश भाई, ये पाउडर जो लेना है गुड़हल का, ये शाम को लेना है सुबह लेना है? जो मैंने बताया ना आपको, इसका जो स्टैंडर्ड डोज है वो सुबह शाम 2 बार देना है। अच्छा, पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी में घोल के पीना है, खाली पेट? खाली। तो मैक्सिमम इसको 15 दिन देते हैं, पर मैंने आज तक 7 दिन के अंदर अंदर हमेशा रिजल्ट मिल गए हैं। 7 दिन से ज्यादा आज तक किसी को नहीं लगे। 1-2 दिन, जी भाई, 2 दिन के अंदर क्लियर हो गया है। हमारे पड़ोसी ने भी लिया था जी गुड़हल के फूल का पाउडर, ये उनके गोल ब्लेडर में थी पथरी जी, तो उनको भी आराम है। आराम हो सकता है, पर ये गॉल ब्लैडर पे काम नहीं करता। ये तो पता नहीं, अभी उन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया। मैं पेशेंट वैसे देखता हूँ गॉल ब्लैडर के, इसमें गॉल ब्लैडर पे रिजल्ट नहीं है। जी, गोल ब्लेडर के पेशेंट हम पलवल ले गए थे जी 2, जी, तो आचार्य जी ने उनको ट्रीट किया था। एक की तो आधी आधी रह गई जी, 22 दिन बाद अल्ट्रासाउंड कराया उसने, जो 18 mm की थी 9 mm पे आ गई थी वो। नहीं, पंचतत्व के अंदर तो रिजल्ट हैं ही, नो डाउट। पर जो अभी है ये किडनी स्टोन के लिए है और अच्छे रिजल्ट्स हैं। पेन में तो आपको इमीडिएट फर्स्ट डे 2 डोज के अंदर आराम आ जाता है, पेन तो आपका बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा। और पथरी भी पूरी तरह टुकड़े होके नहीं, पूरी तरह डिज़ोल्व होके निकल जाती है पानी की तरह। 6-7 दिन के अंदर 2-2 किडनियों के अंदर जिनको स्टोन थे उनके भी निकल गए, बच्चों तक के निकल गए। बच्चों के तो बहुत ही जल्दी साफ होते हैं, बड़ों को तो फिर भी टाइम लगता है। भैया अलसी
अलसी भी कोई औषधि अकेले रूप में नहीं आती है। ये तो आप एक तरह से बोलेंगे जैसे तिल है, अलसी है, ये औषधि रूप में नहीं आते हैं, ये खान-पान में आते हैं। औषधि में आप एक बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं नीलगिरी के तेल का। नीलगिरी का तेल बहुत अच्छा काम करता है ठंड के अंदर। बच्चों को ठंड लग गई हो, बड़ों को ठंड लग गई हो, तो उसका अप्लाई आप नीलगिरी के तेल को, अगर आपके पास शुद्ध नीलगिरी का तेल है तो उसको कभी भी स्किन पे अप्लाई नहीं करना। नीलगिरी का तेल बहुत गर्म होता है, स्किन जला देगा। उसको हमेशा कपड़ों के ऊपर अप्लाई किया जाता है। बच्चे के मतलब आसपास टी-शर्ट के कॉलर पे आप लगा दो तो उसकी स्मेल जो जाएगी, या बड़े हैं तो अपने रुमाल में लगा लें और उसको सूंघते रहें, तो उसकी जो स्मेल है वही काम कर देती है। नीलगिरी का तेल आपको शुद्ध मिल जाए कहीं तो शुद्ध मिलता नहीं है नीलगिरी का तेल, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। कहीं किस्मत से मिले तो मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलता। भैया मिर्च जो लाल मिर्च होती है इसका भी कुछ बेनिफिट होते हैं? ये सब खान-पान में आते हैं माता जी, इनका औषधि स्वरूप नहीं है कुछ भी। जी, ठीक। है ना? और लाल मिर्च को तो खान-पान में ये बोला जाता है आज के परिवेश में, आज कलयुग के टाइम में, कि लाल मिर्च ना खाएँ तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अब शरीरों के अंदर वो क्षमता नहीं है कि लाल मिर्च जैसी चीज़ों को वो पचा पाएँ। वो लाल मिर्च नुकसान ही करने वाली है, वो आपको फ़ायदा कुछ नहीं करेगी। उसकी जगह आप हरी मिर्च खाएँ, वो फिर भी ठीक है। ठीक। भैया जैसे आपने बताया कि ठंडी तासीर, उस हिसाब से जैसे गर्मियों में मसूड़ों में सूजन आ जाती है, गर्म होता है पेट से, तो कौन सी ऐसी खाने की चीज होती है रसोई से संबंधित? आप सौंफ का काढ़ा पियो, वो अच्छा फ़ायदा करेगा। दही के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोगों को सर्दी हो जाती है तो दही नहीं खाते हैं, कि अरे नहीं ठंडा नहीं, दही नहीं खाना है, दही नहीं खाना है। दही की तासीर बहुत गर्म होती है, दही की तासीर ठंडी नहीं होती है। तो उसको फ्रिज में रखने से, उसका टेम्परेचर ठंडा करने से उसकी तासीर नहीं बदलती है। और उसको फ्रिज में रख के उसका टेम्परेचर ठंडा करके खाते हैं लोग, तो वो नुकसान करता ही है, फिर तो आपकी नाक और बहेगा। पर दही जो होता है नॉर्मली आप उसको रखेंगे जैसे जमाया हुआ और आपकी हांडी में रखा रहा, वही दही है। फ्रिज में और फ्रीजर में जाके दही नहीं होता। तो वो जो दही है, दही की तासीर हमेशा गर्म होती है, तो हमेशा दही का इंटेक उस तरीके से ही करें। और इसीलिए दही के अंदर मीठा मिला के खाया जाता है, दही के अंदर कभी भी नमक डाल के ना खाएं, दही के अंदर हमेशा मीठा मिला के खाएं, चाहे गुड़ डालें चाहे मिश्री डालें, पर मीठा मिला के खाएं। दही की तासीर इतनी गर्म होती है, किसी प्रेग्नेंट लेडी को आप खिला देंगे तो बच्चा गिर जाएगा, इतना गर्म होता है वो। और आजकल तो दिनेश भैया बाजार में मिलने वाला सारा दही नकली होते हैं। हाँ, वो तो सब नकली, इसलिए तो मैंने कहा ना, देसी गाय का प्रोडक्ट मिलता है तो खाएं, वरना डेयरी प्रोडक्ट सब बंद कर दें। डेयरी प्रोडक्ट सारे नुकसान करने वाले हैं। अगर आपके पास देसी गाय का उपलब्ध है तो ही लें, अदरवाइज डेयरी प्रोडक्ट से संन्यास ले लें आप, अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं। ये गोंद भी होता है किचन में। क्या होता है? गोंद, गोंद, कतीरा, गोंद, जो सर्दियों में खाया जाता है। हाँ, गोंद का प्रयोग होता है औषधि में, पर वो वैद्य की देख रेख में ही होता है।
तो जब गोंद को रसोई से हम नॉर्मली खाते हैं तो फिर हम उसको जैसे गोंद के लड्डू बना के खाते हैं, है ना, या गोंद को किसी और खाद्य पदार्थ में मिक्स करके खा सकते हैं, तो आप उसको भोजन के रूप में ले सकते हैं। पर औषधियों में भी गोंद अकेला स्वरूप नहीं है औषधि का। वैद्य भी जब उसका उपयोग करते हैं तो वो और औषधियों के साथ मिक्स होके ही अपने गुण लेके आता है। तो इसीलिए हमारे घर परिवार में उसको सबसे अच्छा वो गोंद के लड्डुओं को माना गया कि आपके गोंद के लड्डू बनाइए आप और वो खाइए। वो आपका ऑलमोस्ट वो काम कर देते हैं जो आप हल्दी और अदरक और अजवाइन से औषधि रूप में ले रहे हैं। अच्छा, अदरक रह गया, मैं आपको अदरक का एक मेडिसिन बता देता हूँ जो अच्छे रिजल्ट देता है, खासकर सर्दी खांसी जुकाम में, तीनों चीज़ों में। सर्दी खांसी जुकाम हो तो आप अदरक का रस निकालो 1 चम्मच, और 1 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस निकालिए। इन दोनों को मिक्स करके आँच के ऊपर हल्का सा गरम कर लीजिए, हल्का सा एकदम 2-3 सेकेंड। और जब आप इसको हल्का सा गरम कर लें तो फिर इसके अंदर एक आधा चम्मच शहद मिलाइए और इस मिक्सचर को चाट लीजिए। इसको सुबह दोपहर शाम लीजिए। 3 दिन इसका डोज होता है, पक्का आपको 3 दिन लेना ही चाहिए। 3 दिन के अंदर आपका कैसा भी सर्दी खांसी जुकाम हो ठीक हो जाता है। पर शर्त वही है कि अदरक शहद सब शुद्ध होना चाहिए, और शहद डाल के गरम ना कर दें कभी भी। आपको जो हल्का सा गरम करना है वो तुलसी और अदरक के रस को गरम करना है, शहद बाद में मिक्स करें उसमें। दिनेश भैया, जैसे कि शहद जमता है ना, हम्म शहद जो ओरिजिनल होगा वो जम जाएगा। हम्म बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शहद जमता नहीं है, जमता नहीं है, जितना पुराना होगा वो जम जाएगा। क्योंकि मेरे पास पहाड़ी क्षेत्र शहद है, तो वो जिनाइन जो होता है वो जम जाता है। भैया ये तो कंपनियों का भी जम रहा है, डाबर का ये आ रहे हैं, ये भी जम जाते हैं। तो आप बताना क्या चाहते हैं, पूछना क्या चाहते हैं कि शहद की पहचान कैसे की जाए शुद्धता की, या ये शहद की पहचान है शुद्धता की वो जम जाता है? जी हमें तो पहचान करनी कैसे होगी शुद्धता की। ठीक है, तो शहद जो है ना वो आप 2 तरीके से पहचान सकते हो। एक तो तरीका ये है कि जब आप उसको पानी में डालेंगे ना तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा, शुद्ध होगा तो। और उससे भी सबसे अच्छा तरीका है कि अगर शहद शुद्ध होगा तो आप किसी कुत्ते के सामने डालिए, कुत्ता उसको सूंघ के हट जाएगा, चाटेगा नहीं। वरना कुत्ता मीठी चीज़ों पे बहुत जल्दी टूटता है। अगर शहद शुद्ध होगा, कुत्ता उसको सूंघ के दूर हट जाएगा, उसको चाटेगा नहीं, और अगर नकली होगा तो चाट जाएगा। जी भैया। इसी प्रकार जो देसी गाय का घी होता है उससे चींटियां मर जाती है। तो ये आप शुद्धता की पहचान करने के लिए बता रहे हो कमलेश भाई? पुराने लोग बताते हैं ना, जो पुराने लोगों से सुना हुआ है दिनेश भैया, कि देसी गाय का जो घी होता है वो चींटियां नहीं खाती, वो खाएगी तो मर जाएगी। सुनी हुई बातों को से महत्व नहीं बनता कमलेश भाई, करके देखो। और दूसरी बात मैं बताऊं, किसी की जान लेके कोई प्रशिक्षण मत करो। हाँ, सत्य बात तो इसीलिए मैंने कभी इस पे प्रैक्टिकल नहीं किया। हाँ, तो फिर इस बात को रखने का भी कोई औचित्य नहीं बनता है ना, क्योंकि फिर वो कोई करेगा, पाप भी ले लेगा अपने सर पे, कंफ्यूजन भी क्रिएट करेगा। ऐसी चीजों को ना ही शेयर करें हम तो ज्यादा बेहतर है। भैया नमक के बारे में और बता दीजिए, कई तरह के होते हैं। हाँ, नमक के बारे में तो जो 5 सफेद जहर बोले हुए हैं, मुझे लगा वो तो सबको ही पता होंगे। वो तो इमीडिएट सबको बंद करने चाहिए। सफेद आटा, है ना, सफेद नमक, सफेद चावल,
सफ़ेद चीनी और सफ़ेद दूध, ये पांचों चीज़ें तो जितना जल्दी हो घर में लोगों को बंद कर देनी चाहिए। सफ़ेद नमक वही आयोडाइज नमक होता है। आयोडाइज नमक बॉडी को ज़रूरत नहीं है आयोडीन की, क्योंकि बॉडी को जितना आयोडीन चाहिए होता है वो होता है एक सुई की टिप के बराबर, और उतना आयोडीन बॉडी खुद बनाती है, ह्यूमन बॉडी। अब आप आयोडाइज नमक खाओगे तो आप एक्स्ट्रा आयोडीन दे रहे हो बॉडी को, जिसकी आवश्यकता नहीं है बॉडी को। तो नमक तो खाना चाहिए, सेंधा नमक। आजकल उसके नाम पे भी मार्केट में हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, पता नहीं क्या क्या 400-400 रुपए किलो के नाम से बेच रहे। सीधा सच्चा सेंधा नमक खाना चाहिए। सेंधा नमक एकमात्र प्रोडक्ट है इस प्रकृति के अंदर जो जीवों के लिए मिनरल्स की पूर्ति करता है। आप, हम, हमारी गैया, घोड़ा, कुछ भी हो, मिनरल्स की पूर्ति किसी और जगह से नहीं हो सकती। आप देखोगे गाय भैंसों के लिए भी आजकल मिनरल्स के पाउडर आते हैं, उनको मिलाओ, मिनरल्स पूरे करो, मिनरल्स पूरे करो। आदमियों को भी, इंसानों को भी मिनरल्स के पाउडर और वो सब दिए जाते हैं, वो कुछ काम का नहीं है। और प्रकृति के अंदर कोई खाद्य पदार्थ भी ऐसा नहीं है जिससे मिनरल्स पूरे के पूरे मिल जाए। अकेला सेंधा नमक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे बॉडी को सारे मिनरल्स मिलते हैं। सेंधा नमक खाना ही चाहिए, रोज आपकी जिंदगी के अंदर सेंधा नमक होना ही चाहिए। और नमक भोजन के अंदर सबसे अच्छा काम करता है जब उसको पकाते वक्त डालते हैं। ऊपर से नमक कभी नहीं डालना चाहिए खाने में। अगर फीका बन गया है तो उस दिन फीका खा जाओ, और अगर थोड़ा डालना है तो आप 2 चुटकी काला नमक ऊपर से डाल सकते हो, पर सेंधा नमक कभी भी ऊपर से नहीं डालना चाहिए, वो खाना पकाते समय ही डालना चाहिए। ये 2 नियम है नमक। भैया सफेद चावल क्यों मना किए गए? क्योंकि सफेद चावल होता नहीं है। नेचुरली जो होता है चावल हल्का सा पीला रंगली होता है, क्योंकि उसके ऊपर छिलका होता है। अच्छा। सफेद चावल जो बनता है वो पॉलिश करके बन जाता है, उसका छिलका उतार के। चावल सफेद होता नहीं है, और एक्चुअल में चावल को छिलके के साथ ही खाना चाहिए, क्योंकि वो फाइबर होता है। इसीलिए आज के टाइम में आप देखोगे बोला जाता है, आयुर्वेद वाले सभी बोलते हैं, वो इतना कोई उनसे बैठ के 1 to 1 बात करेगा तो शायद आपको बताएंगे। वो सीधा बोलते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट सारे बंद कर दो, दूध सारे बंद कर दो। पर अगर आप उनसे पूछोगे क्या आप देसी गाय के दूध को ही मना कर रहे हो, तो फिर आपको मना करेंगे नहीं, देसी गाय का मिल रहा है तो आप पियो। पर ग्लोबली वो ये बोलते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट सारे बंद कर दो। ऐसे ही ग्लोबली वो बोलते हैं कि आप चावल मत खाओ, सारे लोग चावल बंद कर दो, क्योंकि चावल से पॉलिश किया आ रहा है, छिलके वाला चावल है ही नहीं किसी के पास कच्चा चावल खाने के लिए। अगर आप उनसे पूछोगे नहीं हम ऐसा वाला खा सकते हैं, तो फिर वो आपको बोलेंगे खाओ खाओ, क्योंकि उनका जो जोर है वो छिलके वाली चीज़ों के ऊपर है। मिलेट्स में क्यों बात करते हैं? क्योंकि ये सब फाइबर होता है। फाइबर बॉडी के अंदर क्या काम करता है? फाइबर का मेजर काम है कि जब वो अन्न के साथ जाता है तो वो जितना भी कचरा बॉडी में चिपका हुआ है या जमा है उसको उखाड़ उखाड़ के अपने साथ बाहर निकाल देता है। फाइबर भी जो छिलके जाते हैं वो भी कोई पचते नहीं है बॉडी में। अब जैसे आटा पिसा करता था हमारे घर में चक्कियों में, तो आटा कभी इतना बारीक नहीं पिसता था जितना आज की डेट के अंदर मशीनों से पिस के या आशीर्वाद के पैकेटों में आता है। आटा हमेशा मोटा पिसता था। आप लोगों को ध्यान हो तो कहते थोड़ा मोटा पीसना, थोड़ा मोटा पीसना। मोटा मतलब क्या? मतलब उसके अंदर फाइबर रहना चाहिए। सब्जियों को बोलते थे कि छिलके के साथ खाओ, फायदा करती हैं। आलू छिलके के साथ खाओ, फलाना छिलके के साथ खाओ, लौकी छिलके के साथ खाओ। क्यों? क्योंकि छिलका फाइबर होता है। तो फाइबर जब हम कंटिन्यूसली इनटेक करते हैं किसी भी रूप में, तो बॉडी के अंदर जमा हुआ जितना भी टॉक्सिन है उसको वो साथ के साथ निकालता रहता है मल द्वार से, तो क्लींजिंग करता रहता है एक तरीके से। पर आज के टाइम में आप देखो जितना भी खान पान है, फाइबर किसी में भी नहीं है। इसीलिए कहा जाता था कि जब मौसम आता है सर्दियों का तो मूली गाजर बहुत खाओ। कच्चे लोग खाते थे दांतों से तोड़ तोड़ के, क्योंकि गाजर मूली के अंदर फाइबर बहुत होता है। थोड़ा सा खेत में से खींचा, पानी से
थोड़ा धोया, साफ किया और कच 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 करके पूरा खा जाते थे। बहुत फाइबर होता है उनके अंदर। भैया सफेद आटा मतलब मैदा बोल रहे हो या जो हम गेहूं का आटा खाते हैं वो बोल रहे हो? सफेद आटा दोनों ही, मैदा भी और गेहूं भी, दोनों ही सफेद होते हैं। ओके, तो फिर गेहूं का आटा नहीं खाए तो फिर क्या खाए? देखिए भारत में गेहूं कभी खाया ही नहीं जाता था। आप लोगों को शायद ये सुन के अजीब लगे, पर भारत के अंदर गेहूं ना उगाया जाता था ना खाया जाता था। एक बहुत छोटा सा हिस्सा अपने खेत में किसान लोग उगाते थे गेहूं का, वो इसलिए कि जब कोई त्योहार, कोई शादी ब्याह आए तो उसकी पूरी पराठे जो बनते थे उनके लिए उस आटे का उपयोग करते थे। साल में कभी एक आध बार। तो जो खाया जाता था वो मैक्सिमम चावल, बाजरा, जौ, ज्वार, नाचनी और जितने भी आपके मिलेट्स होते हैं यही सब भारत में खाए जाते थे। मक्का, गेहूं कभी इस स्तर पे ना उगाया जाता था ना खाया जाता था। ये वेस्टर्न ने इंट्रोड्यूस कर दिया भारत के अंदर, क्योंकि ये ठंड की फसल होती है। वेस्टर्न कंट्रीज में 9 महीने कम से कम ठंड रहती है और उनके यहाँ सिर्फ गेहूं ही होता है और कुछ नहीं होता। ये भैया ये बात तो हमारे बड़े भी बताते हैं कि मेहमान आ जाते थे कभी कभार, तब बनती थी गेहूं की रोटियां। हाँ सही है, बराबर। कभी त्योहार पे, कभी शादी में, कभी एक पूड़ी चल रही है साथ में, तो ऐसा थोड़ा बहुत गेहूं का उपयोग होता था और उतना ही गेहूं उगाया जाता था। गेहूं को कोई बहुत ज्यादा महत्व देता भी नहीं था इस देश के अंदर, बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं था वो, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप आजकल ये देखोगे ना, वो लोग बात करते हैं ग्लाइमेक्स इंडेक्स के ऊपर, उसमें भी आज के टाइम में जो बन रहे हैं उसमें सबसे नीचे आता है चावल और उसके बाद आता है गेहूं। गेहूं में सिर्फ 1% फाइबर होता है कहते हैं। तो ग्लाइमेक्स इंडेक्स जो होता है वो मिलेट्स का ही अच्छा होता है। ग्लाइमेक्स इंडेक्स का मतलब ऐसा कोई भी अन्न जिसको आप खाते हैं, जैसे आपने गेहूं या चावल खाया ना आज का, तो जैसे ही आप खाओगे ना तो तुरंत ग्लूकोज शूट अप होता है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनता है। मतलब उसी को बोलते हैं कि भाई बहुत शुगर बन रही है। जिनकी ऑब्वियस हो जाती है, जिनको टेस्ट करा लिया वो बीमार घोषित हो जाते हैं, जिन्होंने टेस्ट नहीं कराया बन तो उनकी भी रही है। अगर वो खाएंगे ऐसा चावल ऐसा गेहूं तो एकदम से ग्लूकोज शूट अप होता है बॉडी के अंदर, और जब ग्लूकोज इतना स्पाइक होता है तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन भी स्पाइक होता है, और जब इतना इतना दोनों चीजें स्पाइक होती हैं तो फिर वो प्रॉब्लम करती हैं शरीर में। जब हम मिलेट्स खाते हैं तो मिलेट्स के अंदर ग्लूकोज इतना शूट अप नहीं होता, वो धीरे 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 थोड़ा 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 थोड़ा, क्योंकि उनके अंदर फाइबर बहुत होता है तो बॉडी को उतनी जरूरत नहीं होती है ग्लूकोज की उस टाइम पे। तो यही ग्लाइकेमिक्स इंडेक्स है जिसको आजकल लोग बोलते हैं, कहते हैं बस जिसमें वो कम है वो खाओ। तो वो सबसे ज्यादा कम मिलेट्स में ही है, छिलके वाली चीजों में है। एक्चुअली आप दालें भी अगर छिलके के साथ खाओ तो वो भी अच्छी है। भैया जी एक केस आया हुआ है मेरे पास, उसमें ना लाइपोमा होती है, फैट की गांठें हैं शरीर में जेनेटिक, और उनकी जो ऊर्जाएं हैं वो जन्म समय की भी अग्नि आ रही है और जन्म तिथि की अग्नि आ रही है, और फिलहाल वो प्रचंड अग्नि में है, और अंग भी छोटी आंत आ रहा है दोनों में। अच्छा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। तो पूरे बॉडी पे है लाइपोमा? जी पूरी बॉडी में है। छोटे छोटा बड़ा बड़ा? कुछ छोटा है कुछ बड़ा है। सॉफ्ट है या हार्ड है? ये दर्द भी होता है कभी कभी उसमें। लाइपोमा अभी तक एक ऐसा रोग है जिसकी मुझे कोई इतनी इफेक्टिव औषधि मिली नहीं है जो अच्छा रिजल्ट दे। जी मुझे ना ये केस सेवा मंडली से ही मिला है। तो पंचतत्व में तो रिजल्ट मिलेंगे अगर अच्छा उनका, ऊपर जैसे उनकी ऊर्जाएं हैं उनको देख के लगता है कि बहुत आसानी या सरलता से रिजल्ट नहीं मिलेगा, बहुत समय जाएगा अगर रिजल्ट मिलेगा भी।
और आप बोल रहे हो उनको बचपन से ही है? जी जेनेटिक है। तो उपचार तो इस समस्या का एक ही है कि आप छोटी आंत को ही उपचारित करो। अब दोनों अंग छोटी आंत आया हुआ ना, जन्म तिथि से भी और जन्म समय से भी। तो बस उसी को आप ट्रीट करो, उसी की ऊर्जा कम करो और रिजल्ट जी मिलेगा तो उसी से मिलेगा, बाकी और किसी तरीके से नहीं मिलेगा जी भैया। इस पर्टिकुलर रोग में। अब देखना जरूरी ये होगा क्योंकि ये जन्म के साथ आई हैं, तो जब आप इन ऊर्जाओं को ट्रीट करेंगे तो ऑब्जर्वेशन ये लेना कि उनको और कोई समस्या ना हो। अगर और जी कोई समस्या होती है तो फिर आपको छोड़ना चाहिए वो केस, जी क्योंकि ऐसा देखा है, अनुभव मैंने किया है कि जब हम ऐसे केसेस के ऊपर करने की कोशिश करते हैं तो कई बार पेशेंट को भी समस्याएं बढ़ जाती है किसी और रूप में। और अगर नहीं होती हैं तो वही एक ट्रीट है मेरे हिसाब से, आप उसी पे करिए और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। समय अब कितना लगेगा वो कह नहीं सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है भैया। फिर किसी दिन योग मिलेगा तो फिर मिलेंगे। जी भैया, बिल्कुल दोबारा से प्लान करेंगे फिर किसी दिन। अच्छा, तो सुबह तो लगता है, रात को तो थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो जाती है। जी भैया। ठीक है, चलिए अब जैसी भी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो फिर सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया, हरे प्रणाम भैया। कृष्णा भैया, प्रणाम। भैया प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा।